पहला पॉइंट है प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब क्या है। प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग का एक ऐसा मेथड जहां पर इंडस्ट्री एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट से तीसरे डिपार्टमेंट में मटेरियल को ट्रांसफर करते रहते हैं। कब तक? जब तक कि वो फिनिश गुड्स ना बन जाए। तो पहले डिपार्टमेंट में हम रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम कहते हैं डिपार्टमेंट 1 या प्रोसेस 1। क्या कहते हैं? डिपार्टमेंट 1 या प्रोसेस 1। डिपार्टमेंट 1 को जितना काम दिया जाता है उतना काम करने के बाद वो बाकी का काम किसको दे देते हैं करने के लिए? डिपार्टमेंट 2 को। डिपार्टमेंट 2 को जितना काम दिया जाएगा उतना काम करने के बाद डिपार्टमेंट 2 उस गुड्स को कहाँ भेज देंगे? डिपार्टमेंट 3 में। डिपार्टमेंट 3 को जितना काम दिया जाएगा उतना काम करने के बाद यदि काम पूरा हो गया तो फिनिश गुड बन जाएगा, और यदि काम पूरा नहीं हुआ तो वो डिपार्टमेंट 4 के पास चला जाएगा। कब तक एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पे वर्क शिफ्ट होता रहेगा, ट्रांसफर होता रहेगा? जब तक कि 100% काम पूरा नहीं हो जाएगा। तो प्रोसेस कॉस्टिंग एक ऐसी टेक्निक है कॉस्टिंग की जहां पर कोई भी काम एक डिपार्टमेंट में 100% नहीं होता। ऐसा क्यों? क्या एक डिपार्टमेंट में 100% सारा काम हो नहीं सकता? क्या हो सकता है, फिर भी हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि काम को बांट रहे हैं अलग अलग बंदों में? हाँ जी, एफिशिएंसी क्या होगी? इंप्रूव हो जाएगी। क्योंकि यदि एक वर्कर से हम सारा काम करवाएंगे तो सारा काम करने में हो सकता है वो वर्कर उतना एफिशिएंट ना हो। मान लीजिए आपको ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट पढ़ाने और एक ही टीचर आपको चारों सब्जेक्ट पढ़ाए, फिर आप ग्रुप 2 में आ गए, चारों पेपर फिर ग्रुप 2 में वही टीचर पढ़ाए आपको, तो आपको क्या लगता है यार कोई तो सब्जेक्ट सर बढ़िया पढ़ा रहे हैं, कोई सब्जेक्ट हो सकता है उतना बढ़िया ना पढ़े। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों पढ़े? क्योंकि हो सकता है उस टीचर का इंटरेस्ट किसी एक सब्जेक्ट में ज्यादा हो, दूसरे सब्जेक्ट में उतना इंटरेस्ट ना हो या कम हो। तो यदि हम इंटरेस्ट के हिसाब से वर्कर को काम दें तो जो काम में आपका इंटरेस्ट होगा वो काम करने में आपको बोरियत भी नहीं होगी, बोर भी नहीं होंगे, मन भी इधर उधर नहीं भटकेगा, सारा काम पे फोकस रहेगा हमेशा। इससे क्या होगा? वर्कर के काम के हिसाब से जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो उसकी स्किल है, नॉलेज के हिसाब से यदि उसको काम दिया जाए तो वो काम पहले से क्या करेगा? जल्दी करेगा। दूसरा, वेस्टेज क्या करेगा? कम करेगा। जल्दी करेगा, वेस्टेज कम करेगा, तो कहीं ना कहीं मेरी प्रोडक्शन क्या होगी? बढ़ेगी भी, और साथ में पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होगी? इंक्रीज। प्रोडक्शन कैपेसिटी का मतलब जहां मेरी प्रोडक्शन मान लो एक महीने में 1000 यूनिट होती थी, हो सकता है 1000 से बढ़कर 1025 यूनिट हो जाए, 1050 यूनिट हो जाए, 1100 यूनिट हो जाए। कॉस्ट सेम लग रही है, प्रोडक्शन क्या हो गई? ज्यादा। फायदा नुकसान है? कैसे फायदा? कैसे? क्योंकि जहां मैं 10,000 रुपये खर्च करके 1000 यूनिट बना रहा था, उसी 10,000 रुपये में अब मेरी 1100 यूनिट बन रही है। तो पहले भी पैसे 10,000 रुपये जा रहे थे, अब भी पैसे कितने जा रहे हैं? 10,000। बट पहले 1000 यूनिट के लिए 10,000 रुपये दे रहा था, अब 1100 यूनिट के लिए 10,000 रुपये दूंगा, तो पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना? बढ़ेगी कम होगी? कैसे कम होगी? 10,000 डिवाइड बाई 1000 10 रुपये, और 10,000 डिवाइड बाई 1100 करके देखो कितना आते हैं। 10,000 को यदि आपने 1100 से डिवाइड किया तो 9.09 आएगा। तो कहाँ एक यूनिट आपकी 10 रुपये में बन रही थी, अब कितने की बनेगी? 9.09, 9 रुपये 9 पैसे। तो पर यूनिट कॉस्ट कहीं ना कहीं क्या होती जा रही है आपकी? कम होगी। वजह? कॉस्ट पर यूनिट कम क्यों हो गई? हाँ, प्रोडक्शन बढ़ गई। क्यों प्रोडक्शन बढ़ गई? काम बांट दिया। काम बांटने का मतलब? नहीं, काम तो बांट दिया, काम बांटते कैसे हैं? कोई काम मान लो पूरा काम शुरू से लेके आखिर तक 10 घंटे में होता है, तो हमने कहा 3 घंटे का काम तुम्हें करना है, 4 घंटे का काम तुम्हें करना है, 2 घंटे का काम तुम्हें करना है। अब हमें सीक्वेंस फिक्स करनी पड़ेगी कि पहले 3 घंटे का काम कौन से डिपार्टमेंट में होगा? डिपार्टमेंट 1 में होगा। तो डिपार्टमेंट 1 में जो पहले 3 घंटे में काम होगा, उस काम को करने के लिए किस वर्कर की रिक्वायरमेंट होगी? उस वर्कर को वहां पे भेज दिया जाएगा। 4 घंटे वाला काम डिपार्टमेंट 2 में करवाना है, उस 4 घंटे का काम को पूरा करने के लिए हमें जिस वर्कर की रिक्वायरमेंट होगी उसे कहां भेजेंगे? डिपार्टमेंट 2 में। बचे हुए 2 घंटे का काम हमें डिपार्टमेंट 3 में करवाना है, तो 2 घंटे वाला काम पूरा करने के लिए जिस वर्कर की रिक्वायरमेंट है उस वर्कर को कहां भेजा जाएगा? डिपार्टमेंट 3 में। इसका मतलब 1 को 2 में नहीं भेजेंगे, 2 को 3 में नहीं भेजना, 3 वाले को 1 में नहीं भेजना। शफल नहीं करना। शफल करेंगे तो क्या होगा? जिस काम को वर्कर 1 बहुत अच्छी तरीके से कर रहा था डिपार्टमेंट 1 में, यदि मैं उसको 3 में भेज दूंगा, दिक्कत क्या आएगी? 3 वाला काम उसको आता ही नहीं होगा, आता होगा तो उतनी एफिशिएंसी से नहीं कर पाएगा, वेस्टेज क्या करेगा? ज्यादा कर देगा। बस समझ में आ रही है?
तो प्रोसेस कॉस्टिंग मेनली अप्लाई करने की वजह क्या होती है, हम अपने कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे सकें। कैसे? कस्टमर की सेटिस्फेक्शन कहाँ होती है, क्वालिटी इंप्रूव हो और सामान क्या मिले, सस्ता मिले। मैं आपको पहले से ज़्यादा बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचूं और जितने पहले पैसे लिए थे उससे भी पैसे क्या कर दूं, कम। मान लो ये कैलकुलेटर आपने खरीदा 100 रुपये में, अब मैं इसमें 3 फीचर बढ़ा दिए, पैसे कितने होने चाहिए थे, 100 से ज़्यादा होने चाहिए थे, और मैं पैसे आपसे ले रहा हूँ 90 रुपये और 3 फीचर क्या दे रहा हूँ, ज़्यादा। कैसा लगेगा आपको? मन में शांति आ जाएगी, खुशी के मारे फुल ही नहीं समाओगे। या 3 फंक्शन ज़्यादा भी दे रहे कैलकुलेटर में और साथ में 10 रुपये रेट भी क्या कर दिया। तो ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ? फंक्शन के बढ़ाने में तो प्राइस क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, और मैं प्राइस क्या कर रहा हूँ, घटा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पहले मेरे यहाँ जो काम हो रहा था वो सारा का सारा एक ही डिपार्टमेंट में हो रहा था। अब मैंने क्या किया, 2 डिपार्टमेंट बना दिया, डिपार्टमेंट 1 डिपार्टमेंट 2, जिसका नाम रख दिया प्रोसेस 1 प्रोसेस। काम को बांट दिया मैंने। काम को बांटने से क्या हुआ, वेस्टेज कम हो गई मटेरियल की, तो मटेरियल कम लगने लगा, वर्कर कम समय में प्रोडक्शन करने लगा तो लेबर कॉस्ट कम हो गई, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आने लगा मशीन का। जब मशीन कम देर के लिए यूज होगी, जल्दी काम होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी क्या आएगा, कम। ओवरहेड कॉस्ट भी क्या हो गई। तो जब सारे खर्चे कम होने लगे तो मेरी कॉस्ट पर यूनिट क्या हो गई, कम हो गई। और एक्स्ट्रा फंक्शन डालने के बाद भी मुझे 10 रुपये क्या हो रहा है, कम खर्चा आ रहा है। जब खर्चा कम आ रहा है तो मैं कस्टमर से पैसे भी क्या लूंगा, कम लूंगा। ठीक है ना? तो प्रोसेस कॉस्टिंग इज ए मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज्ड इन इंडस्ट्री वेयर द मटेरियल हैज टू पास थ्रू 2 और मोर प्रोसेसेस फॉर बीइंग कन्वर्टेड इनटू फाइनल प्रोडक्ट। मतलब फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में जब भी हम मटेरियल को 2 या 2 से ज्यादा प्रोसेसेस से होकर पूरा करते हैं, ऐसे कॉस्टिंग मेथड को क्या कहते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग। इट इज डिफाइंड एज मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग वेयर बाई कॉस्ट आर चार्ज टू प्रोसेसेस ओवर यूनिट प्रोड्यूस। यहां पर पहले डिपार्टमेंट में ध्यान रखना, प्रोसेस कॉस्टिंग में एक फायदा और है, पहले डिपार्टमेंट का इनपुट रॉ मटेरियल माना जाएगा, उससे हम क्या बनाएंगे, जो पहले डिपार्टमेंट को काम दिया होगा वो काम पूरा करने के बाद वो पहले डिपार्टमेंट का क्या बन जाएगा, आउटपुट। अब मान लीजिए पहला डिपार्टमेंट आपके हिसाब से फाउंडेशन है, आप एक कोर्स कर रहे हैं जिसमें फाउंडेशन से स्टार्टिंग कर रहे हैं, फिर इंटरमीडिएट में जा रहे हैं, फिर फाइनल में जा रहे हैं, और लास्ट में क्या बन जाओगे, फिनिश प्रोडक्ट बन जाओगे। जो कोर्स आप कर रहे हो, सीए करे तो सीए बन जाएगा, सीएमए करे तो सीएमए बन जाएंगे। अब कहने का मेरा क्वेश्चन क्या आपका, पहला डिपार्टमेंट है फाउंडेशन, जब आपने वहां पे एडमिशन लिया तो वहां का इनपुट बन गए, उस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी क्या है, इंटर पढ़ाना, फाइनल पढ़ाना, या फाउंडेशन में जो कोर्स है वो पढ़ाना। तो उसका मतलब वहां पर आपको क्या जिम्मेदारी दी गई है, वहां के लेक्चरर्स को, जो टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, जो फैकल्टीज हैं, उनको क्या जिम्मेदारी गई है कि आप इंटर वाला सब्जेक्ट पढ़ाओ इन्हें, जो इंटर के सब्जेक्ट हैं, या फाउंडेशन में जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाओ, फाउंडेशन वाले। तो फाउंडेशन के लिए जो स्किल चाहिए हमें फैकल्टीज में, टीचर्स में, हमें वो टीचर्स वहां भेजने पड़ेंगे। फाइनल वाला टीचर फाउंडेशन में भेज दूं और फाउंडेशन वाला टीचर फाइनल लेवल पे भेज दूं, क्या होगा आपको लगता है? फाइनल वाले को क्या लगता है, बच्चे को सब कुछ आता है, सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं, वो इतना बेसिक टाइम नहीं लगाएंगे, सीधा चैप्टर का नाम स्टार्ट किया, 5 मिनट उसके बारे में बताया और सीधा मेन क्वेश्चन पे आ जाएंगे। और यही बात यदि फाउंडेशन लेवल पे करते तो आप कहोगे सर कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो फाइनल वाला किसके लिए सुटेबल नहीं है फैकल्टी, फाउंडेशन लेवल, और फाउंडेशन वाला किसके लिए सुटेबल नहीं है, फाइनल। वो हल्के हल्के चीजें बताते रहेंगे फाउंडेशन वाले, फाइनल में आएगा मेन सब्जेक्ट, मेन कोर क्वेश्चंस, वो उनको आते ही नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने पढ़े नहीं उस लेवल का, और जब तक वो पढ़ेंगे नहीं तब तक अपनी नॉलेज क्या होगी, अपग्रेड नहीं होगी। ऐसा नहीं है पढ़ा नहीं सकते, पढ़ा सकते, लेकिन नॉलेज उनको क्या करनी होगी, अपनी अपग्रेड करनी पड़ेगी। तो समझा कह रहा हूं, वर्कर की रिक्वायरमेंट कहां पर है, डिपार्टमेंट 1 में, तो 1 में भेजो, 2 में दो, 2 में भेजो, 3 में दो, 3 में। कैसे भेजेंगे, काम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे मैंने अभी बोला, फाउंडेशन की फैकल्टी को कहां भेजना है, डिपार्टमेंट 1 में, फाइनल की फैकल्टी को कहां भेजना है, डिपार्टमेंट 3 में, और इंटर वाली फैकल्टी को कहां भेजना है, डिपार्टमेंट 2 में, क्योंकि लेवल क्या है, फाउंडेशन से इंटर, इंटर से फाइनल। अब जो बच्चे ने फाउंडेशन में एडमिशन लिया होगा, वो फाउंडेशन का इनपुट बना, क्या सारे बच्चे पास हो जाएंगे, क्या लगता है, क्यों नहीं होंगे? हाँ जी, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने एडमिशन तो ले लिया लेकिन वो कंफ्यूज है कि यार ये कोर्स मुझे करना ही नहीं करना। पेरेंट्स की जबरदस्ती की वजह से बच्चे का एडमिशन तो करा दिया पेरेंट्स ने, बट पढ़ना पेरेंट्स ने थोड़ी है, किसको है, बच्चों का। बच्चा कहते हैं ये मैं कोर्स ही नहीं करना चाहता था, आपने एडमिशन तो करा दिया, पैसे खराब कर दिए, मैं तो पढ़ता नहीं, अब पेपर तो मैं नहीं देने आया, देखता हूँ कौन जीतता है, आप या मैं। इस चक्कर में 10% बच्चा अपनी जिद पे आ गया, मुझे करना ही नहीं।
ऐसा नहीं वो नालायक था, इंटरेस्ट नहीं है उसका। वो कहता मुझे तो म्यूजिक में जाना है, फोटोग्राफी में जाना है, मुझे अकाउंटिंग लाइन में जाना ही नहीं है, तो इंटरेस्ट नहीं है ना उसका। 10% बच्चे क्या हो गए, कम। तो यदि 10,000 बच्चों ने एडमिशन लिया फाउंडेशन में और 10% बच्चों ने क्लियर नहीं कर पाए, तो आउटपुट कितना फाउंडेशन का आएगा, 9,000 आएगा। 10,000 का 10%, 1,000 माइनस किया, कितना आएगा, 9,000। तो 9,000 पहले डिपार्टमेंट का आउटपुट है, फाउंडेशन का आउटपुट हो गया ना। इंटरमीडिएट का क्या बन जाएगा, इनपुट। फाउंडेशन पार करने के बाद, पास करने के बाद आपका एडमिशन कहाँ पे होगा, इंटरमीडिएट में होगा। जैसे आप इंटरमीडिएट में एडमिशन लेंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, आप इंटर का क्या बन जाओगे, इनपुट बन जाओगे। क्या इनपुट में भी सारे पास होंगे? चलो वहां तो हमने कहा इंटरेस्ट नहीं है, बच्चे ने मेहनत नहीं की इसलिए, यहाँ तो इंटरेस्ट था तभी तो इंटर लेवल पे है, फिर क्यों नहीं पूरे बच्चे पास हो पाते? यहाँ का जो लेवल है उस लेवल के लिए उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। आप सोचिए यार, फाउंडेशन में मैंने तो 2 दिन पहले बुक खोल के देखी, पास हो गया। यहाँ मैं 4 दिन पहले खोल के देख लेता हूँ बुक, ठीक है ना। दिसंबर जनवरी में 5 तारीख से एग्जाम है। कितने बच्चे अभी भी दिसंबर टाइम के लिए मुझसे क्लासेस ले रहे हैं, और मैं उनको देने से पहले भी क्या बोल रहा हूँ, कर पाओगे? इतना टाइम नहीं है जितने नंबर ऑफ लेक्चर है। वो कह रहे सारा थोड़ी पढ़ के जाना है, पास होने के लिए पढ़ना है। मतलब पेपर उनको पता है कि क्या आना है? क्या उन बच्चों को पता है कि पेपर में क्या क्या आना है? नहीं। तो फिर वो कैसे कह सकते हैं कि सर हम उतने ही पढ़ेंगे जितना पेपर में पास होना है? तो उनको क्या पता भी कौन से चैप्टर आएंगे, कौन से चैप्टर नहीं आएंगे। तो रिस्क लेके जा रहे हैं। अब ऐसे बच्चे यदि जाएंगे एग्जाम में तो पास हो भी सकते हैं और पास नहीं भी हो सकते। जो पढ़ के गए वही आ गया, लक साथ दिया, पास हो जाएंगे, और जो पढ़ के गए वो नहीं आया या कम नंबर का आया, गड़बड़ हो सकती है। तो ऐसे में मान लीजिए 40% बच्चे इसी चक्कर में मारे गए। अब 9,000 का 40% कितना हो गया, 3600 बच्चे रह गए इंटरमीडिएट में। तो 9,000 का 60% बच्चा पास हुआ, 5,400 कहाँ जाएगा, इंटर से फाइनल। तो उसका ना फाउंडेशन में 10,000 इनपुट था, आउटपुट था 9,000। इंटर में वो 9,000 क्या बना, इनपुट, आउटपुट कितना बना, 5,400। 5,400 किस में जाएगा, फाइनल में जाएगा। फाइनल में आते ही अब तो बच्चे का पूरा पूरा इंटरेस्ट है। अब तो ये कह नहीं सकता बच्चा पढ़ने नहीं चाहता, अब तो मान रहे वो पढ़ने के लिए बना था, फिर वो पूरा क्यों नहीं पास हो पाता? चलो सिलेबस ज्यादा हो गया। यदि सच बताएं तो फाइनल का सिलेबस एज कंपेयर टू इंटर क्या होता है, कम होता है, फिर क्यों नहीं बच्चा पास हो पाता? सबसे पहली बात क्या है, कमाना चालू कर देता बच्चा, ट्रेनिंग करता है, पैसे आने लग जाते हैं, किसी की सुनता नहीं, वो फिर पैरों पे खड़ा हो गया ना बंदा। तो वो सबसे पहले तो कहता है कि यार मैं, मान लो उसका अटेम्प्ट आता है जून, वो कहता है जून तो देना ही नहीं, बोथ ग्रुप दूंगा एक साथ। जून से दिसंबर पे चलाते हैं, दिसंबर आते आते उसको लगता है यार एक ग्रुप की भी तैयारी हो नहीं पाई, 2 ग्रुप कैसे दूंगा, अगले जून पे चला जाता है। वो 2-3 अटेम्प्ट क्या हो जाते हैं उसके चेंज, इतने में उसकी सैलरी थोड़ी सी बढ़ जाती है, 7,000 से 10,000, 10 से 15। अब उसको लगता है मैं तो बहुत पैसा कमा रहा हूँ, इंटर पास के बाद भी मुझे 15-20,000, 25,000 मिल रहे हैं, तो आराम से कर लूंगा। वो आराम के चक्कर में क्या होता है, पेपर ही नहीं दे रहा, पास कैसे होगा? फाइनल के अंदर बच्चा फेल कम होता है, दिक्कत कहाँ दी है, पेपर ही नहीं देता, एग्जामिनेशन फॉर्म तो भर देता है, पेपर ही नहीं देने जाता, जा रहा था बच्चा। 70% बच्चा बाहर हो गया, ठीक है जी। जब पेपर होते हैं और मैं बच्चों के फटाफट से फोन करके पूछता हूँ किस किस बच्चे का पेपर कैसा हुआ, सर हमने तो दिया ही नहीं, हमने तो दिया ही नहीं। ये ज्यादा आवाज किसकी आती है, फाइनल वालों की, ठीक है ना। यदि 100 बच्चों को हमने कॉल किया तो कम से कम 60-65 बच्चे ऐसे होते हैं हमने तो पेपर ही नहीं दिया, अगला अटेम्प्ट है हमारा। इसका मतलब वो 70% गए ना बच्चे, उस अटेम्प्ट में रिजल्ट ही नहीं आएगा। तो जो 5,400 बच्चे इंटर से फाइनल में आए थे, उन 5,400 का 70% हटा दो, 1,620 हो गया, 30% ही तो आया 5,400 का। 10,000 बच्चों में बने कितने, 1,620। अब रिजल्ट क्या दिखता है, 1,620 बच्चे पास हुए, कितने में से 10,000। तो 1,620 डिवाइड बाई 10,000 कितना रिजल्ट गया, 16.2। ये तो मैंने ज्यादा बोल दिया, इससे भी क्या जाता है, कम जाता है, ठीक है ना। मतलब मान के चलो 10 से 15% एवरेज रहता है, मिनिमम 10, मैक्सिमम कितना रहता है, 15। कभी किस्मत अच्छी है तो 20-25 पहुंच जाता है, किस्मत बहुत खराब होती है तो 5 पे भी आ जाता है, बट नॉर्मल की बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको समझा के रहा था इस एग्जाम्पल से, 1 का इनपुट माइनस किया लॉस 10%, आउटपुट कितना आया था
9,000। तो पहले का जो आउटपुट होगा वो दूसरे का क्या होगा, इनपुट। दूसरे का जो इनपुट था वो 9,000 था, उसमें से आउटपुट कितना आया था 5,400। वो 5,400 दूसरे का आउटपुट है, तीसरे का क्या बना, इनपुट। तीसरे के इनपुट से जो रिजल्ट क्लियर नहीं कर पाए बच्चे या पेपर नहीं दे पाए, कोई भी वजह रही, क्या बन गए, फेल हो गए, लॉस हो गया वहां पे उस डिपार्टमेंट का। तो 1620 बच्चे क्या बने, सीए में बने, आउटपुट आ गया। तो हर डिपार्टमेंट में लॉस क्या होता है, किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। अच्छा, छोटे बच्चे जब आप थे, छोटी क्लासेस में थे, वहां पे लॉस कितना होता था, फर्स्ट क्लास से जब सेकंड में जाते थे, सुनने में ही नहीं आता था, सारे दोस्त मिल जाते थे अगली क्लास में। नर्सरी से केजी, केजी से फर्स्ट, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड। सरकार के नियम क्या था, किसी बच्चे को फेल मत करो। और भी अच्छा सिस्टम बना दिया उन्होंने। क्या सिस्टम बनाया, उन्होंने कहा सेक्शन को डिवाइड कर दो, 70% वालों को ए सेक्शन में डाल दो, 70 से 50 वालों को बी में डाल दो, उससे नीचे वालों को सी में डाल दो। पेपर भी उसी लेवल का बनाओ, सी वाले का सबसे आसान, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन आने, 6 क्लास में करवा दो, यही आने, और लगातार 5 दिन पढ़ाओ इनको, पास हो जाएगा बच्चा। उस लेवल के हिसाब से क्लास चलती है। कई स्कूल ऐसे हैं दिल्ली के अंदर जो करते हैं, नाम लूंगा तो रिकॉर्ड हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या, वहां पे क्या होता था, कोई बच्चा फेल ही नहीं होता था, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट के रूल्स क्या थे, किसी बच्चे को फेल मत करो। तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ही तो, हमारा इंस्टीट्यूट भी, फिर यहाँ पे रूल ऐसे क्यों नहीं है, सरकार भेदभाव क्यों कर रही है, बताओ भाई। अब यहाँ पे बन रहे प्रोफेशनल, कंपनी को संभालना है, ऑडिट करना है, लापरवाह लोगों के हाथों में नहीं छोड़ सकते ना, ठीक है ना, ये चक्कर है। तो यहां पे लिखा था, इट इज डिफाइंड एज अ मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग वेयर बाई कॉस्ट आर चार्ज टू प्रोसेसेस ओवर यूनिट प्रोड्यूस। इतनी देर से जो मैं कहानी सुना रहा था वो इस लाइन से रिलेटेड थी कि जो भी प्रोसेस अकाउंट में हम खर्चा कर रहे हैं उसका बर्डन किससे रिकवर करेंगे, जितनी यूनिट आपने प्रोड्यूस की है। तो पहले डिपार्टमेंट का जो भी खर्चा हुआ होगा, वो कितनी यूनिट बनी थी वहां पर, 9,000। अब स्टूडेंट की जगह मान के चलो यूनिट कितनी है, 9,000। तो पहले डिपार्टमेंट का खर्चा कितनी यूनिट के लिए था, 9,000। तो पहले डिपार्टमेंट का जो भी खर्चा आएगा उसको किससे डिवाइड करोगे, 9,000 से। दूसरे डिपार्टमेंट में कितनी यूनिट बनी, 5,400। तो दूसरे डिपार्टमेंट का जो भी खर्चा आएगा उसे 5,400 से क्या करोगे, डिवाइड। तीसरे डिपार्टमेंट में जो भी खर्चा हुआ होगा 1620 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना। आगे देखो क्या लिखा है, अ सेपरेट अकाउंट फॉर ईच प्रोसेस इज ओपन। मतलब हर डिपार्टमेंट के लिए आपको अलग से एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा प्रोसेस 1 अकाउंट। 1 क्यों बोला मैंने, डिपार्टमेंट 1 है, प्रोसेस 1, डिपार्टमेंट 2 प्रोसेस 2, डिपार्टमेंट 3, ठीक है ना। इसी तरीके से यदि डिपार्टमेंट का नाम ए है तो प्रोसेस ए, डिपार्टमेंट का नाम बी है प्रोसेस बी, डिपार्टमेंट का नाम सी है प्रोसेस सी। 3 डिपार्टमेंट है, रिफाइनिंग डिपार्टमेंट है तो रिफाइनिंग प्रोसेस अकाउंट हो जाएगा, क्रशिंग डिपार्टमेंट है तो क्रशिंग प्रोसेस अकाउंट हो जाएगा, फिनिशिंग प्रोसेस है तो फिनिशिंग प्रोसेस अकाउंट हो जाएगा, फिनिशिंग डिपार्टमेंट है तो मतलब डिपार्टमेंट के जो नाम होंगे वो नाम के हिसाब से क्या बन जाएंगे, प्रोसेस अकाउंट। तो किसी काम को पूरा करने में जब 2 या 2 से ज्यादा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं और वहां पे हर डिपार्टमेंट अपनी कॉस्ट अलग से कैलकुलेट करता है और जितनी क्वांटिटी बनाता है अपनी कॉस्ट को उस क्वांटिटी से क्या करता है, डिवाइड। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग कहते हैं। मीनिंग क्लियर हो गया भी सबको। प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड इज यूजफुल इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट लाइक स्टील, पेपर, मेडिसिन, सोप्स, केमिकल, रबड़, वेजिटेबल ऑयल, पेंट, वार्निश एक्सेट्रा। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जहां पर हम कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं बनाते टाइम, प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है जी। कुछ नोट करना है, चले आगे, कर लिया सबने, चलो बहुत बढ़िया। हाँ जी, अंडर प्रोसेस कॉस्टिंग वेयर द प्रोडक्शन प्रोसेस इज कंटिन्यूअस, मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो लगातार क्या होगा, चलता रहेगा। आपने देखा भाई फाउंडेशन से बच्चा कहाँ आएगा, इंटर, इंटर से फाइनल, और फिर वो फाइनल बन जाएगा, मतलब फिनिश प्रोडक्ट बन जाएगा, डिग्री हो जाएगी पूरी कंप्लीट। क्या ये एक बार होगी या रेगुलर प्रोसेस चलता रहेगा? हर साल बच्चा 12th पास करेगा, हर साल बच्चा 12th के बाद फाउंडेशन के एग्जाम देगा, फाउंडेशन से पास होने के बाद इंटर में जाएगा, इंटर से पास होने के बाद फाइनल में जाएगा, फाइनल कंप्लीट करने का फिनिश प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या प्रोसेस लाइफ में एक बार ही होगा, चलता रहेगा? चलता रहेगा। नए बच्चे आते रहेंगे, पुराने निकलते रहेंगे,
ठीक है ना। हमारी क्लास में भी ऐसे होता है, हर बार नए बच्चे आते हैं, पुराने गायब हो जाते हैं। अब इसका मतलब थोड़ी है कि सारे के सारे पास हो गए। इनपुट आता रहता है, आउटपुट बनता रहता है। जो बच्चे ढंग से पढ़ते हैं, सीरियसली पढ़ते हैं, रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं, घर जाके पढ़ते हैं, पास हो जाते हैं। जिनको ये नहीं पता अब तक मैंने कितने चैप्टर पढ़ा दिए, पिछली क्लास में कितने क्वेश्चन कराए थे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के क्या पॉइंट्स थे, 2-3 अटेम्प्ट लग जाते हैं इस बात को समझने में। जो एक बार में सारी चीजें समझ जाते हैं, पास हो जाते हैं। इंस्टीट्यूट किसी के साथ भेदभाव थोड़ी कर रहा है। आपको पास कर रहा है, आपके दोस्त को पास नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो की होगी आपके दोस्त ने। दोस्त पास हो रहा, हम नहीं हो रहे, तो इसका हमने गड़बड़ की होगी। ठीक है ना। रेगुलर क्लासेस अटेंड करो। कोई चीज नहीं समझ में आ रही, थोड़ा अपना भी दिमाग लगाओ। बच्चा तो ये सोचता बस एक बार कोचिंग ले ली, सर ने जितना बता दिया उतना ही दिमाग लगाना है। भैया थोड़ा दिमाग आपके पास अपना भी है, वो भी लगाओ। ठीक है ना। जब रोड पे जाते हो और सामने ट्रक आ रहा होता है, ट्रक वाला नहीं रोकता, क्या करते हो? खुद रुकते हो? मत रुका करो। जब वहां रुकते हो, अपना दिमाग लगाते हो, तो भैया पढ़ाई में भी लगाओ ना अपना दिमाग। सामने से ट्रक आ गया और आपकी भी होड़ है कि यार वो रुकेगा, मैं नहीं रुकूंगा। ट्रक वाला कहता है यार मैं तो रुकूंगा ही नहीं, सामने वाला अपने आप रुकेगा। दोनों नहीं रुकेंगे, क्या होगा? ट्रक आपके ऊपर से चला जाएगा। उसने तो जाना ही जाना है, रुकना तो हमेशा के लिए आपको पड़ेगा फिर। तो जब वहां पे आप अपना माइंड यूज करेंगे यार मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, तो पढ़ाई करते टाइम पे तो थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। ठीक है ना। और सारी क्लासेस को ना ध्यान से सीक्वेंस के हिसाब से देखा करें। कई बच्चे कहते हैं फर्स्ट क्लास डाउनलोड किए, सीधा 5th क्लास पे आ गए। अरे बीच की जो 3 क्लास है उसमें भी तुमने कुछ पढ़ाया होगा, उसको भी देखो। तो चलिए देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो मैं बात अभी आपको समझा रहा था एग्जाम्पल में, उस एग्जाम्पल से मैं आपकी हकीकत भी बता रहा था आपकी लाइफ की कैसे होता है। अंडर प्रोसेस कॉस्टिंग वेयर द प्रोडक्शन प्रोसेस इज कॉन्टिन्यूअस एंड द आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस बिकम द इनपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस टिल कंप्लीशन। मतलब पहले प्रोसेस का आउटपुट दूसरे का क्या बन जाएगा? इनपुट। दूसरे का आउटपुट तीसरे का इनपुट, तीसरे का आउटपुट चौथे का इनपुट, चौथे में काम पूरा हो गया तो अब वो फिनिश प्रोडक्ट बन गया। अब आगे फर्दर काम नहीं होगा। कोई दिक्कत इसमें? तो कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब क्या है? यहां पे इनपुट आता रहेगा, तो फर्स्ट से सेकंड में, सेकंड से थर्ड में, थर्ड से फोर्थ। अब एक कंपनी पेंट बना रही है, तो क्या एक ही दिन पेंट बनाएगी 365 दिन में, या रोज बनाएगी? तो रोज बनाने के लिए प्रोसेस 1 से काम शुरू होगा, कहां पे खत्म होगा? 3 पे। 1 से 2 में, 2 से 3 में, 3 से फिनिश स्टॉक बन जाएगा। यदि वहां 3 प्रोसेस से काम पूरा हो जाता है। मिनिमम कितने प्रोसेसेस होने चाहिए? मिनिमम 2 और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, कोई लिमिट नहीं है। जितना फाइन प्रोडक्ट बनाओगे, जितना बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाओगे, उतने नंबर ऑफ प्रोसेसेस क्या होते जाएंगे? ज्यादा होते जाएंगे। ठीक है ना। ये डिपेंड करता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। कस्टमर कहता है यार गड़बड़ भी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, तो कम प्रोसेस से जाना पड़ेगा। आप चाहते हो कि कोई दिक्कत ना निकले, कस्टमर के पास जाके कोई डिफेक्ट ना निकले, नंबर ऑफ प्रोसेसेस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। लिख लिया सबने? तो जैसे हमने कहा भैया हमारा जो इनपुट है वो कितना था? 10,000। इसमें से 10% नुकसान हो गया, हमारे पास कितना आ गया? 9,000। फिर अगले प्रोसेस में 9,000 हमारे पास क्या हो जाएगा? इनपुट। और इसमें से हमारे पास लॉस कितना हो गया था? 40%। तो हमारे पास आउटपुट कितना है? 5400। ये 5400 हमारे लिए क्या है? इनपुट है। और इसमें से हमने 70% माइनस कर दिया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1620। ये 1620 आपके लिए क्या बन जाएगा? फिनिश गुड्स। पॉइंट है कि पहले प्रोसेस का इनपुट कितना है और ये आउटपुट है किसका? पहले प्रोसेस का। हाँ जी, इनपुट फर्स्ट प्रोसेस, आउटपुट फर्स्ट प्रोसेस, इनपुट सेकंड, आउटपुट सेकंड, थर्ड। हम यहां पे क्या कह सकते हैं? पहले प्रोसेस का आउटपुट दूसरे प्रोसेस के इनपुट के बराबर है। दूसरे प्रोसेस का आउटपुट तीसरे प्रोसेस के इनपुट के
ऐसे सिस्टम के हिसाब से यदि प्रोडक्शन करते हैं तो कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं आप? प्रोसेस कॉस्टिंग। कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान है। बेसिकली हम किसके लिए पढ़ रहे हैं टॉपिक? फायदे के लिए। फायदे क्या क्या वो लिख लेते हैं, अभी नोट करना है किसी ने कुछ? चैप्टर बहुत सिंपल है, कोई भी बच्चा कोई क्लास मिस मत करना आप, ठीक है ना? हर क्लास का एक दूसरे से क्या होगा? लिंक होगा, कनेक्शन होगा। रिपीट करना है इसमें कुछ? हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है जो प्रोसेस कॉस्टिंग है, उससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। मतलब प्रोसेस कॉस्टिंग टेक्निक का यूज करके हमें क्या क्या फायदे नजर आ रहे हैं? बताओ भाई। यदि आपसे कोई पूछे आपको अपनी फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट को रिड्यूस करना है, फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट को रिड्यूस करना है, तो आप कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे? ओवरहेड कॉस्टिंग, मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग या प्रोसेस कॉस्टिंग? तो आपका आंसर क्या होगा? प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जहां पर हम अपनी फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं? एग्जाम्पल आपको अभी समझाऊंगा थोड़ी देर में। नेक्स्ट आपके पास है वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। आपकी यहां पर क्या होगी? कैसे कैसे कम होगी? क्योंकि सारा काम हम किसी एक वर्कर से ना करवा के हम टोटल काम को, टोटल वर्क को 3-4 डिपार्टमेंट में या 2 डिपार्टमेंट में या 5 डिपार्टमेंट में क्या करते हैं? वर्कर की स्किल के हिसाब से बांट देते हैं। सपोज करते हैं कार बनानी है आपको, आपको क्या लगता है एक इंजीनियर 100% कार खुद बना पाएगा? बना सकता है, क्योंकि मैंने उसको सारी चीज़ों की नॉलेज दे दी। कार कैसे शुरू करते हैं, कैसे बना के ख़त्म करते हैं, उसकी मैंने उसको वीडियो भी दिखा दी, फैक्ट्री के अंदर उसको लाइव एग्जांपल भी दे दिया, 10 दिन की ट्रेनिंग भी दे दी। अब 11वें दिन यदि मैं उससे कार बनवाऊंगा, वो कहता है मैं कार तो बना दूंगा, लेकिन उस कार को बनाने में जहां पहले 12 घंटे लगते थे पूरी कार को बनने में, पता लगा उसने 6 दिन लगा दी। ऐसा क्यों हुआ? कार तो बना दी, पर जहां उसका 12 घंटे का समय लगना था 6 दिन लगा दिए। एक दिन में 10 घंटे काम होता था या 12 घंटे काम होता था, एक दिन में 12 घंटे, 6 दिन में कितने हो गए? 72 घंटे। अब 12 घंटे की जगह यदि 72 घंटे में काम करोगे तो जहां मेरी 6 दिन में 6 कार बन जाती थी, वहां कितनी बनेगी? एक ही बनेगी। प्रोडक्शन क्या होगी? 6 से कितनी हो गई? एक ही रहेगी ना। तो मार्केट में मेरे प्रोडक्ट की डिमांड तो है, बट सप्लाई ना करने की वजह से कस्टमर क्या होगा? दूसरी कंपनी की कार पे शिफ्ट हो जाएंगे। हर बंदे का इतनी पेशेंस थोड़ी है तो रुके। आज की डेट में आप कार खरीदने जा रहे हैं, हो सकता है आज वो कार आपको ना मिले या बुकिंग करने वाले ने बुकिंग नहीं की, कहे बुक क्लोज हो गई, कल आना। हो सकता है कल आप जाओ ना, और 99% लोग द्वारा नहीं जाते, और दूसरी कार दूसरी कंपनी की परचेज कर लेते हैं। ठीक है जी। तो ऐसे में यदि वर्कर ज्यादा समय लेगा तो आपकी एक तो प्रोडक्शन घट गई, दूसरा जिस काम को करने में लेबर का खर्चा 12 घंटे का आना था, उसी काम को करने में लेबर का खर्चा कितना आ गया? 72 घंटे का आ गया। मशीन जो 12 घंटे यूज होनी थी एक कार को बनाने में, उसी कार को बनाने में वो मशीन 72 घंटे यूज होगी, तो मशीन का इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी तो 72 घंटे का लगेगा। बात समझ में आ रही है? आपकी ओवरहेड कॉस्ट भी बढ़ गई और आपकी लेबर कॉस्ट भी क्या हो गई? बढ़ गई। तो इससे वर्कर की एफिशिएंसी क्या हो गई? घट गई। हमने कहा भाई सारे काम तू मत कर, अब ये बताए इन कार को बनाने में एक्सपर्टाइज किस काम की है तुम्हारी? वो कहता है जी इंजन फिट करने में मुझसे फास्ट पूरी फैक्ट्री में कोई वर्कर नहीं है। मैंने कहा साइड में आ जा, तेरा काम कैसे फास्ट से? इंजन फिट करने का। दूसरे वर्कर को बुलाया, मैंने कहा इस कार में तेरा काम करने में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किसका है? कहता है टायर फिट करने का। मैंने कहा इधर, तेरा काम किसका है? टायर का। 10 वर्कर मैंने फिक्स कर लिया अपनी पूरी फैक्ट्री में, और हर वर्कर को हमने क्या दे दिया? उनके हिसाब से काम दे दिया। कोई कहता है जी मैं स्टीयरिंग बहुत अच्छा लगाता हूँ, कोई कहता है गियर बॉक्स में अच्छी तरह सेट कर सकता हूँ, कोई कहता है मैं सीट फिटिंग का काम बहुत अच्छा कर सकता हूँ। तो हर वर्कर को उसकी स्किल, उसकी नॉलेज, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से क्या कर दिया? काम बांट दिया। उससे क्या होगा? जो काम पहले 12 घंटे में हो रहा था, पता चला 12 की जगह 10 घंटे में होने लगा। कार की प्रोडक्शन क्या हो गई? ज्यादा हो गई, क्वालिटी भी इंप्रूव हो गई,
कस्टमर के पास कार पहुंचने के बाद डिफेक्ट क्या होने लगे, ना के बराबर। पहले वो थोड़ी बहुत शिकायत भी होती थी, अब वो शिकायत भी बंद हो गई, क्योंकि हर एक्सपर्ट बंदा अपनी फुल नॉलेज के साथ, पूरे इंटरेस्ट के साथ वो काम कर रहे हैं, तो कहीं पे भी काम की खराबी की कोई गुंजाइश ही नहीं, डिफेक्ट होने का कोई चांस ही नहीं बनता। बस समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट देखो, वेस्टेज यहां पे क्या हो गई, मटेरियल की कम हो गई। एफिशिएंसी ऑफ वर्कर, एफिशिएंसी ऑफ वर्कर क्या लगता है आपको, बढ़ेगी, मतलब इंप्रूव हो गई। और प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगी पहले से। और कुछ, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आपको क्या लगता है, बढ़ेगी घटेगी, इंप्रूव हो जाएगी। फायदे फायदे हैं, ठीक है ना। तो फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट को रिड्यूस करना है, उसके लिए हम कौन सी टेक्निक यूज करें, प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है नहीं। अब फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट को कैसे कम किया जाता है, जरा थोड़ा सा एग्जांपल को समझना। मान लो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट का खर्चा, फैक्ट्री कॉस्ट जिसके अंदर क्या क्या कॉस्ट आती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री एक्सपेंसेस, यही आते हैं ना। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री एक्सपेंस, इन चारों का सम कौन सी कॉस्ट होता है, फैक्ट्री कॉस्ट। सपोज करते हैं फर्स्ट टाइम, पहली बार जब हमने प्रोडक्शन किया, तो हमारी जो फैक्ट्री कॉस्ट है, तो हमने 1 लाख रुपए खर्च की। कितने रुपए खर्च की, 1 लाख। और हमने देखा क्वांटिटी जो हमारी बनी है, क्वांटिटी जो हमने बनाई है, वो सपोज करते हैं हमने 10,000 यूनिट बनाई है। अब आप बताओ 1 यूनिट बनाने की मेरी कॉस्ट कितनी है। आपसे यदि मैं पूछूं फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट कितना है, ये मेरा एग्जांपल है, तो आप कहोगे सर 1 लाख को 10,000 से डिवाइड कर दो। मैंने कहा ठीक है जी, 1 लाख को 10,000 से क्या करते हैं, तो पर यूनिट कॉस्ट कितना आएगा, 10 रुपये। अब हमारी फैक्ट्री के अंदर प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाई हो गई, और नेक्स्ट टाइम हमने देखा खर्चा तो उतने का उतना ही रहा जो हम करते रहे, उतने रुपए का मटेरियल आया, उतने रुपए वर्कर को दिए, उतने फैक्ट्री का खर्चा हुआ। लेकिन इस बार चमत्कार क्या हुआ, प्रोडक्शन आपकी 10,000 से कितनी हो गई, 11,000 कर दो। चलो मैंने एग्जांपल में कितना ले लिया, 10,500 ले लिया। अब यदि मैं 1 लाख को 10,500 से डिवाइड करता हूं, तो मुझे लगता है थोड़ी सी कॉस्ट आपकी क्या होगी पर यूनिट, कम जरूर होगी। 1 लाख डिवाइडेड बाई 10,500 कितना लिखूं, 9.523 आ रहा है, तो 52 ही लिख देते हैं अभी, ठीक है ना। यही काम अगली बार फिर वर्कर ने किया। अच्छा, सेम काम यदि बार बार करोगे तो पहले से आपका एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और पहली बार के मुकाबले दूसरी बार आपका समय क्या होगा, घट जाएगा। आज एक ही क्वेश्चन पहली बार करो 30 मिनट में करते हो, मान लो सेम क्वेश्चन दोबारा करोगे, लगता है आपको 30 मिनट लगेंगे, 28 मिनट 27 मिनट में क्या होगा, पूरा हो जाएगा। तीसरी बार सेम क्वेश्चन करवा दिया मैंने आपसे, 22 से 23 मिनट पे आ जाओगे। चौथी बार करा दिया, 20 मिनट पे आ जाओगे। एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि आप इतनी बार प्रैक्टिस कर चुके हो कि 15 मिनट फिक्स हो गया, उससे कम लगना ही नहीं, वो लास्ट है। मिनिमम टाइम कुछ तो लगेगा ना, दैट इज 15 मिनट। तो प्रोसेस कॉस्टिंग का फायदा क्या हुआ, 30 मिनट वाला काम धीरे 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 करके कितने पे आ गया, 15 मिनट में आ गया। जहां 30 मिनट में 1 यूनिट बनती रही, वहां 30 मिनट में आप कितनी बनने लगेगी, 2। वर्कर पैसे पहले भी 30 मिनट के ले रहा था, अब भी किसके लेगा, 30 मिनट के। तो जहां पहले लेबर कॉस्ट 1 यूनिट की जाती रही, अब वो लेबर कॉस्ट किसकी जाएगी, तो पर यूनिट लेबर कॉस्ट आधी होगी ना। बिजली का बिल भी क्या लगेगा, आधा। कहाँ 30 मिनट चल के मशीन 1 यूनिट बनाती रही, अब 30 मिनट चल के, तो जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल 1 यूनिट के लिए आता था, अब वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो आधा आधा हो गया। आपकी ओवरहेड कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और मटेरियल की वेस्टेज भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना। आप कोई मान लीजिए ड्राइंग बनाते हैं फर्स्ट टाइम, आज मैं आपको कहता हूँ जी ड्राइंग बनाओ, 2-4 पेज तो फाड़ी दोगे, पहले एक लाइन ड्रॉ करोगे, लाइन टेढ़ी है, पेज फाड़ो। सीधी लाइन कभी बनती नहीं, टेढ़ी बनती रहेगी, पेज फटते रहेंगे। क्या होगा इससे, 4-5 पेज क्या होंगे, वेस्ट। वेस्ट होने के बाद 5वें 6ठे नंबर पे हो सकता है अब आप लाइन सीधी ड्रॉ करना
स्टार्ट कर दो। अब मान लो आपको सन बनाना है, सूरज गोल होता है, सुनने में ऐसा है, गोल जिंदगी में कुछ बन नहीं पा रहा आपसे, 4-5 गोल बनाते बनाते 4-5 पेज खराब हो गए, तो पेपर की वेस्टेज क्या हो रही थी ज़्यादा। लेकिन जो एक्सपर्ट होते हैं, जो पेंटर बड़े कलाकार होते हैं, जबरदस्त होते हैं, वो एक बार में क्या करते हैं, बहुत बढ़िया ड्राइंग बना देते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या कर रखा है, बहुत मेहनत करके बहुत बार ड्राइंग बनाई है। ठीक है जी। तो प्रोसेस कॉस्टिंग थी ना उनकी लाइफ में, एक ही काम क्या कर रहे थे, बार बार कर रहे थे। अच्छा, तीसरी बार देखो, जब वर्कर एक ही काम बार बार करते हैं तो अब वो कहते हैं जी हमने तो 12,500 यूनिट बना दी इस बार, तो 1 लाख रुपए को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, 12,500 से। जरा बताना कितना आएगा पर यूनिट, 8 रुपए बोल दो या 80 पैसे, 8 रुपये आना चाहिए मेरे हिसाब से। 1 लाख रुपए है भैया, 1 लाख रुपए डिवाइड बाई 12,500, ठीक है ना, 8 रुपये आ गया। तो जहां मेरा 1 यूनिट पहले 10 रुपये में बनता था, 10 से किस पे आ गया, 9 रुपये 52 पैसे पे, और 9 रुपये 52 पैसे से किस पे आ गया, 8 रुपये पे आ गया। तो पर यूनिट कॉस्ट मेरी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। उससे फायदा किसको मिल रहा है, मैन्युफैक्चरर को, साथ साथ कस्टमर को। मैन्युफैक्चर का सामान 10 वाला 8 का हो गया, 2 रुपये कॉस्ट कम हो गई। वो 1 रुपये यदि सेलिंग प्राइस कम भी कर दे तो भी उसको कितने रुपए का फायदा, अभी भी 1 रुपये का फायदा। तो जहां पे मार्केट में टफ कंपटीशन है और आप सेलिंग प्राइस को बढ़ा नहीं सकते और कस्टमर ज्यादा से ज्यादा आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपनी कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तब संभव है जब आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाए, कम। और पर यूनिट कॉस्ट कैसे कम होगी, पहला तरीका क्या आपके सामने, कॉस्ट सेम रहे, कॉस्ट सेम रहे और प्रोडक्शन क्या हो जाए, बढ़ जाए। ये पहला तरीका है जिससे कॉस्ट पर यूनिट कम होगी। दूसरा तरीका क्या है कॉस्ट पर यूनिट को कम करने का, क्वांटिटी सेम रहे लेकिन अमाउंट क्या हो जाए, घट जाए। ये भी तो तरीका है कॉस्ट पर यूनिट को कम करने का। एक एग्जांपल तो मैंने आपको ये दे दिया ना, मेथड 1, जिसमें कॉस्ट सेम है, क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो मेथड 1 में क्या देखा, कॉस्ट आपकी कांस्टेंट है, सेम है, और क्वांटिटी आपकी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या हो गई, घट गई। एग्जाम्पल 2 क्या कह सकते हैं, एग्जाम्पल 2 में आप कहते हैं जी कॉस्ट आपकी रिड्यूस हो रही है और क्वांटिटी आपकी क्या है, कांस्टेंट है, सेम है, तो भी आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी, कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाँ जी, कॉस्ट पहली बार कितनी लगी आपकी, 1 लाख रुपए। अगली बार वर्कर ने मटेरियल की वेस्टेज कम कर दी तो हमने मटेरियल भी क्या कर लिया, कम खरीद लिया। तो वो मटेरियल जो हमने पहले, वो खर्चा जो हम पहले 1 लाख रुपए करते रहे, अब कितना कर रहे हैं, 95,000। और वेस्टेज कम कर दी, हमने मटेरियल 92,000 का खरीद लिया। वो पहले भी 1000 यूनिट बनाते रहे, मान लो 10,000 बनाते रहे, अब भी कितना बना रहे हैं, 10,000, अब भी कितना बना रहे हैं। तो ये आपकी कॉस्ट थी, ये आपकी क्वांटिटी है। कॉस्ट पर यूनिट देखो कितना आता है, पहले केस में 10 है, 9 रुपये 50 पैसे। अब भी तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो कॉस्ट पर यूनिट कम करने के कितने तरीके हो गए, तो क्वांटिटी सेम रखो, क्वांटिटी सेम रखो, बट आप अपनी कॉस्ट क्या करते जाओ, कम करते जाओ। दूसरा तरीका क्या है, कॉस्ट सेम है बट आपकी प्रोडक्शन क्या होती जा रही है, सेम कॉस्ट में क्वांटिटी ज्यादा बन रही है, तो भी पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो प्रोसेस कॉस्टिंग दोनों पे एप्लीकेबल है, दोनों तरीकों पे। ठीक है ना। तो मैं अपने पर स्टूडेंट कॉस्ट घटाना चाहता हूं, पहला तरीका क्या, जो किराया जा रहा है वो कम नहीं हो पा रहा, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या कर दो, बढ़ा दो, तो पर यूनिट रेंट का खर्चा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा तरीका, यदि बच्चे इंक्रीज नहीं हो रहे, वो कांस्टेंट है, तो जगह जो आपने फालतू ले रखी है वैकेंट कर दो, खाली कर दो, उससे आपका रेंट का खर्चा क्या हो जाएगा, तो आप अपनी कॉस्ट को घटा लो। क्वांटिटी सेम है, कॉस्ट को घटाओ, पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक है जी। और यदि आपकी कॉस्ट कांस्टेंट है, वो कम नहीं हो पा रही, तो आप अपनी प्रोडक्शन क्या कर दो, उसी कॉस्ट में ज्यादा कर दो, तो भी आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम। और ये दोनों चीजें संभव है, पॉसिबल है, किसके थ्रू, प्रोसेस कॉस्टिंग। लिख लिया सबने।
देखिए भाई, हर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, कोई भी बिजनेस यदि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है तो ऐसे बिजनेस को हम क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में रॉ मटेरियल को हम क्या करते हैं? कन्वर्ट इनटू फिनिश गुड्स। मतलब रॉ मटेरियल से हम किस पे जाएंगे? फिनिश गुड्स पे, ठीक है ना। अब जब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ खर्चा भी होगा। तो क्या खर्चा होगा? खर्चे में सबसे पहले हमें क्या लगाना है? डायरेक्ट मटेरियल, जिसको आप कह सकते हैं रॉ मटेरियल। दूसरा आपके पास है डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर, एम्प्लॉय कॉस्ट। कोई भी नाम क्वेश्चन में लिखा हो सकता है। क्या क्या लिखा हो सकता है? क्या लिखा हो सकता है? डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट। नेक्स्ट आपके पास क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इन तीनों का सम आपके पास क्या आ जाएगा? हाँ जी, प्राइम कॉस्ट के बाद हमें इनकर करना होगा फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री एक्सपेंसेस को हम क्या कहते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड। हाँ जी, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद आपके पास क्या देगा? फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ऑफिस ओवरहेड, और साथ में हमने लिख दिया सेलिंग ओवरहेड। भाई यही तो हमारे खर्चे होते हैं। तो सारे खर्चे आपने ऐड कर दिए तो आपके पास क्या आ जाएगी? टोटल कॉस्ट। हर मैन्युफैक्चरर अपनी टोटल कॉस्ट को क्या करना चाहता है? अमाउंट में भी कम करना चाहता है और पर यूनिट में भी कम करना चाहता है। मेन मकसद होता है पर यूनिट को कम करना। हर मैन्युफैक्चरर का, हर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का एक ही सपना होता है। क्या सपना होता है? हाँ जी, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट को बढ़ाना। क्योंकि प्रॉफिट जब बढ़ता है तो हमारे शेयर की मार्केट वैल्यू भी बढ़ती है, साथ में हम अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड भी क्या देंगे? ज़्यादा से ज़्यादा। जब शेयर में मतलब मार्केट की शेयर वैल्यू बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी हमारी कंपनी की, तो कहीं ना कहीं फर्दर जब हम नए शेयर इशू करेंगे तो हम प्रीमियम पे शेयर इशू कर पाएंगे। 10 वाली चीज़ 50 रुपये में दे रहे हैं लोगों को, लोग फिर भी कह रहे हैं मुझे दो, पहले मुझे दो। लड़ाई हो रही है। ये कब संभव है कि 10 वाली चीज़ 50 में जा रही है, उसमें भी हर बंदा कह रहा है पहले मुझे दो? क्योंकि उसको पता है कि 50 में खरीदने के बाद इमीडिएटली वो 80 का बिक जाएगा। खरीदते ही कितने का फायदा है? 30 का फायदा है। 50 वाली चीज़ खरीदते ही 80 की है। जो 80 में खरीदेगा उसको पता है 2 दिन बाद वो 100 का हो जाएगा। 100 में खरीदने वाले को पता है 1 महीने बाद वो 200 रुपये का हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे केस में क्या होगा? जहां कंपनी बहुत जल्दी ग्रो करती है वहां पे शेयर की मार्केट वैल्यू क्या होगी? घंटों में, मिनटों में, बार बार क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। डिमांड बढ़ रही है ना, शेयर्स तो लिमिटेड है, खरीदार क्या होते जा रहे हैं? डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। हर बंदा कहता है मुझे चाहिए इस कंपनी का शेयर। मार्केट में बहुत सारी और कंपनी है लेकिन उनके शेयर्स ना खरीद के एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर सारे लोग मांग रहे हैं। तो जब सारे लोग एक ही कंपनी के शेयर्स मांगने लग जाएंगे, होगा क्या? शेयर्स की क्वांटिटी लिमिटेड है और डिमांड ज्यादा है, तो प्राइस क्या होगी? बढ़ेगी। ऐसा क्या होगा? सारे लोग उस कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं क्योंकि वहां पे प्रॉफिट क्या दिख रहा है? ज्यादा। अब प्रॉफिट को बढ़ाने का एक आसान तरीका क्या है? सेल्स को बढ़ा दो, ठीक है ना। हाँ जी, क्या बढ़ा सकते हैं हम? सेल्स को। या फिर आप अपनी कॉस्ट को क्या कर दो? कम कर दो। तो सेल्स को बढ़ाने का काम मार्केटिंग डिपार्टमेंट का है और कॉस्ट को घटाने का काम कॉस्टिंग डिपार्टमेंट का। तो हम तो केवल किसके लिए काम कर रहे हैं? कॉस्टिंग डिपार्टमेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है वो कहां तक रेस्ट्रिक्ट है? कॉस्टिंग डिपार्टमेंट। उसका मार्केटिंग से कोई कनेक्शन नहीं है। तो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट कहता है भाई देखो, मैं तो सिर्फ आपके प्रॉफिट को बढ़ाने में एक काम कर सकता हूं, आपकी कॉस्ट को क्या कर सकता हूं? कम कर सकता हूं। मैंने कहा कौन सी कॉस्ट? मैंने कहा ऑब्वियस है टोटल कॉस्ट को कम करना। तो मैं अपनी टोटल कॉस्ट को क्या करना चाहता हूं? कम। लेकिन यदि टोटल कॉस्ट में मेरी फैक्ट्री कॉस्ट कम हो जाए, फैक्ट्री कॉस्ट पहले मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, पहले मेरी एग्जाम्पल के तौर पर आती थी 1 लाख, बाकी के खर्चे थे 30,000, 10,000, कितनी कॉस्ट हो गई? यदि मैं अपनी फैक्ट्री कॉस्ट को 90,000 रुपये पे ले आऊं, क्वालिटी सेम रहे,
क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, क्वांटिटी भी सेम रहे, क्वालिटी भी सेम है, क्वांटिटी जितनी पहले बनती थी उतनी अब बन रही है, और मैंने अपनी कॉस्ट क्या कर ली, 1 लाख से कितनी कर दी, 90,000, बाकी खर्चे सेम है। तो बताओ मैंने अपनी टोटल कॉस्ट कम कर ली, टोटल कॉस्ट के साथ साथ मैंने किसको भी कम किया, फैक्ट्री को। तो हर मैन्युफैक्चर का सपना है प्रॉफिट को बढ़ाना, जिसके लिए उन्होंने 2 डिपार्टमेंट बना दिए, मार्केटिंग और कॉस्टिंग। कॉस्टिंग डिपार्टमेंट पे क्या जिम्मेदारी डाल दी, कॉस्ट को कंप्यूट करो और उसको क्या करो, रिड्यूस करो। तो कॉस्ट को कंप्यूट किया हमने, कहा 1,40,000 आ रहे, वो कह रहा है आपके रिजल्ट से हम सेटिस्फाई नहीं है, जॉब को यदि चाहते हो रहे आपकी कंपनी में, कॉस्ट को क्या करो, कम। कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में प्रेशर क्या रहता है, कॉस्ट को कम करने में। यदि वो कम नहीं कर पा रहा तो कंपनी क्या कहती है, इस बंदे का फटाफट से क्या कर दो, सफाया कर दो। जो बंदा हमारी कॉस्ट को कम नहीं कर पा रहा, इसके बाद उसके पास नए नए तरीके नहीं है, ठीक है ना। अब कॉस्ट को घटाने का काम तो कोई भी कर सकता है, 10 लोगों को निकाल दो, लोगों को भी नहीं निकालना। कॉस्ट को इस तरीके से कम करो कि आपकी वर्कर की एफिशिएंसी बढ़े, मटेरियल की वेस्टेज क्या हो, कम हो, प्रोडक्शन सेम रहे और आपकी क्वालिटी भी करे सेम। तो क्वांटिटी सेम रहे, क्वालिटी सेम रहे और फिर भी आपकी कॉस्ट कम हो रहे, तो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट एफर्ट लगा रहे। अदरवाइज कोई भी कॉस्ट घटा सकता है, कॉस्ट घटाने में क्या दिक्कत है। 10 मशीन को बेचो, मान लो 50 मशीन है, 10 बेच दी, तो मशीन ही कम होगी तो बिजली का बिल भी क्या आएगा, कम आएगा। पहले 50 वर्कर थे, जब 10 मशीन हटा दी तो वर्कर को क्या बोलना पड़ेगा, देखो मशीन ही नहीं है, खाली आके क्या करोगे, अपने आप ही इस्तीफा दे दो। तो 10 वर्कर चले गए, 10 की सैलरी घट गई। जब सारी चीजें घटती रहेगी, मशीन ही चली गई तो प्रोडक्शन कैपेसिटी घट गई। मशीन से ही तो प्रोडक्शन होती है। हमने कहा प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं घटा रहे, फिर भी हमें अपनी कॉस्ट क्या करनी है, कम करनी है, तभी प्रोसेस कॉस्टिंग का यूज होता है। कॉस्ट तो कोई भी घटा सकता है, मशीन हटा दो, एम्प्लॉइज हटा दो, मटेरियल की रिक्वायरमेंट घट गई। जब वर्कर कम हो गए, मटेरियल कम हो गया, मशीन्स कम हो गई, तो ऑटोमेटिकली सारे खर्चे क्या हो गए, कम हो गए। आज आप अपनी फैक्ट्री में 50 मशीन है, सारी मशीन बेच दो, देखो कॉस्ट एकदम जीरो हो जाएगी आपकी मैन्युफैक्चरिंग। ना मशीन होगी, ना वर्कर होंगे, ना मटेरियल होगा, खाली आओगे, खाली आज चले जाओगे शाम को चाय पी के अपने ऑफिस से, और क्या कहोगे, कंपनी बंद होगी, दिवाली होगी, ठीक है ना। तो यहां पे आपने क्या देखा, इस एग्जांपल से मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फैक्ट्री कॉस्ट को कम करके मैंने अपनी टोटल कॉस्ट क्या किया, कम। तो हर मैन्युफैक्चर क्या चाहता है, उसकी टोटल कॉस्ट कम हो, बट टोटल कॉस्ट में मैं इस समय किस पे फोकस कर रहा हूं, ऑफिस ओवरहेड पे, सेलिंग पे, या फैक्ट्री कॉस्ट पे, फैक्ट्री कॉस्ट। तो जो टेक्निक, अब यहां से मेन पॉइंट पे आते हैं, जो टेक्निक आपकी फैक्ट्री कॉस्ट को कम करता है पर यूनिट में, आप उस टेक्निक को कहते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। तो प्रोसेस कॉस्टिंग कहां पे यूज होती है, पहले फैक्ट्री कॉस्ट को कम करने में, जिससे ऑटोमेटिकली आपकी टोटल कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है ना। तो टोटल कॉस्ट तो कम होगी क्योंकि टोटल कॉस्ट में फैक्ट्री कॉस्ट एक एलिमेंट है। जब फैक्ट्री कॉस्ट कम होगी तो टोटल कॉस्ट ऑटोमेटिकली क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है जी। नोट करना है किसी ने कुछ, सुनने के बाद लिख भी लो, क्योंकि जो मैं अभी बोल रहा हूं थोड़ी देर तक के लिए याद रहेगा। लिख लिया सारे पॉइंट्स, अब आगे देखिए।
देखिए प्रोसेस कॉस्टिंग को हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कौन सी इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं, वो तो आपको मैंने बता दिया, लेकिन अप्लाई करने की कंडीशन क्या है। अब जैसे मुझे पेंट बनाना है तो मैंने कहा प्रोसेस कॉस्टिंग यूज़ कर सकते हैं, ऑयल को रिफाइन करना है प्रोसेस कॉस्टिंग को यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देते ना अभी आपको मैंने। तो मेरा क्वेश्चन है कि कंडीशन क्या है जहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग एप्लीकेबल हो सकती है, कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वो तो मैंने एग्जाम्पल दे दिए। बट उन कंपनी में जो प्रोडक्ट बन रहे थे वहाँ पर यही प्रोसेस कॉस्टिंग क्यों एप्लीकेबल हुई, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्यों नहीं एप्लीकेबल हुई। हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कहाँ पे अप्लाई होती है, अलग कंडीशन है। हम बात कर रहे हैं सिर्फ इस समय किसकी, प्रोसेस कॉस्टिंग। तो प्रोसेस कॉस्टिंग की पहली कंडीशन है बिजनेस क्या होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग। और यहाँ पर क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, फटाफट से लिखते जाओ। हाँ जी, जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो कौन से होने चाहिए, मतलब कि सिमिलर। यदि मैं रिमोट कंट्रोल बना रहा हूं तो रोज क्या बनाऊंगा, रिमोट कंट्रोल ही बनाऊंगा। ये नहीं कि आज मैं रिमोट कंट्रोल बना रहा हूं, आधे घंटे बाद मैंने कहा कैलकुलेटर बनाऊंगा, आधे घंटे बाद कहा मैंने माउस बनाऊंगा, फिर मैंने कहा जी पेन बनाऊंगा, फिर मैंने कहा जी लैपटॉप बनाऊंगा। ऐसा नहीं, प्रोडक्ट क्या रहने चाहिए, सिमिलर प्रोडक्ट होने चाहिए। मतलब बार बार क्या बनेगा, एक जैसा ही प्रोडक्ट बनेगा। तो वर्कर की एफिशिएंसी स्किल क्या होगी, बढ़ेगी। आज मैंने पहला क्वेश्चन कराया, एक ही बार कराया, फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन कराया लेकिन वो डिफरेंट था पहले से, आपकी स्किल बढ़ी, कब बढ़ेगी, जब पहला क्वेश्चन द्वारा सेम वैसे कराऊं से वैल्यू बदल दूं, दूसरा क्वेश्चन कराऊं पहले जैसा ही, तीसरा क्वेश्चन कराऊं पहले जैसा, चौथा क्वेश्चन कराऊं पहले जैसा। जब एक ही क्वेश्चन बार बार करते रहोगे तभी तो आपकी नॉलेज क्या होगी, स्किल क्या होगी, एफिशिएंसी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन यदि मैंने आज की क्लास में 4 क्वेश्चन कराए, चारों अलग अलग हैं, कितने लोगों की स्किल बढ़ेगी, बढ़ेगी नहीं। चारों को समझने में दिमाग खराब हो गया, पहले क्वेश्चन को समझा आधा घंटा लग गया, दूसरे को समझा आधा घंटा लगा। जब दूसरा क्वेश्चन मैंने समझाया, मैंने पूछा भी पहले से कोई कनेक्शन था, आपने कहा सर कोई कनेक्शन नहीं था। तो क्या वो होमोजेनियस प्रोडक्ट थे, होमोजेनियस क्वेश्चन थे, सिमिलर क्वेश्चन थे, चैप्टर था एक ही बट क्वेश्चन क्या थे, अलग अलग थे। तो वहां पे आपकी प्रोसेस कॉस्टिंग एप्लीकेबल नहीं होगी। प्रोसेस कॉस्टिंग की कंडीशन क्या है, जो काम पहली बार किया सेम वही काम दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मोटरसाइकिल पर स्टंट करते हैं, क्या वो पहली बार में इतना बढ़िया स्टंट कर पाते हैं, टाइम लगता है उन्हें, किसी को 1 महीना, किसी को 2 महीने, किसी को 4 महीने। अब जिसने 1 महीने के अंदर बढ़िया से स्टंट करके दिखाया, उसने पहली बार में थोड़ी स्टंट कर पाया होगा। एक ही स्टेप के लिए, एक ही काम करने के लिए कम से कम उसने 10-15 बार, 20 बार क्या की होगी, प्रैक्टिस की होगी, तब जाके एक्सपर्टाइज हुआ वो। बात समझ में आ रही है। तो होमोजेनियस का मतलब क्या है, सेम काम, एक ही काम बार बार होना चाहिए। यदि काम बार बार बदल रहा है तो फिर प्रोसेस कॉस्टिंग वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगी। दूसरा लिखो, लार्ज क्वांटिटी बननी चाहिए। लार्ज क्वांटिटी का मतलब है लार्ज प्रोडक्शन। ऐसा नहीं है सिर्फ एक रिमोट कंट्रोल बना लिया और आप कहते हो जी मेरी तो नॉलेज बढ़ गई। कम से कम कितने, कोई लिमिट नहीं है कम की, 10,000 मान के चल लो। अब यदि मान लो आपको यहाँ पे कैलकुलेटर में बटन लगाने, पहली बार में जब आप इस कैलकुलेटर में फर्स्ट टाइम बटन लगाओगे, टाइम क्या लगेगा, ज्यादा। दूसरी बार में 1 मिनट, आधा मिनट, 10 सेकंड, 20 सेकंड क्या हो सकते हैं, कम। तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, एक ही दिन में मैं आपसे कितने कैलकुलेटर पे बटन लगाने की बात कर रहा हूँ, 10,000, या 2 दिन में या 4 दिन में। तो पहले 15-20 में आपको टाइम क्या लगेगा, ज्यादा। अगले 15-20 में टाइम थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम। फिर अगले 20-25 में क्या होगा, और टाइम कम होता जाएगा। ठीक है ना। आपको पता लग जाएगा कौन सी चीज कहां से उठानी है और कितने डिस्टेंस पे मुझे रखनी है। अपने आप ही आपका हाथ क्या होगा, सेट हो जाएगा। आप इंस्टीट्यूट से घर जाते हैं, घर से इंस्टीट्यूट आते हैं, रोज काम करते हैं यही, तो रास्ता याद हो जाता है। और जो लोग मोटर बाइक पे आते हैं या गाड़ी पे आते हैं, वो बातें करते करते भी अपना भी गाड़ी मोड़ लेते हैं, देखना भी नहीं पड़ता।
कोई उनको बोलता है कि फोन करता है यार गाड़ी मोड़ ले, रास्ता आगे तेरे घर का, ऐसा क्यों होता है? बात भी कर रहे हैं, गाने भी सुन रहे हैं, फिर भी गाड़ी अपने घर की तरफ जा रही है, क्यों? आदत होगी ना। वो अपने आप ही आपकी क्या होती है, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है कि अब मुझे इतने डिस्टेंस पे अपनी गाड़ी को क्या करना है, टर्न करना है, लेफ्ट पे करना है, राइट पे करना है, स्पीड कितनी बढ़ानी है, स्पीड कितनी घटानी है, कितनी ब्रेक लगानी है, कब लगानी है, ये सारी चीज़ों की आपको आदत पड़ जाती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ? क्योंकि आप रोज सेम कार ही यूज कर रहे हो, सेम डिस्टेंस पे ही जा रहे हो, सेम रूट ही यूज कर रहे हो, एक ही काम क्या कर रहे हो, बार बार कर रहे हो। आज आपको बाइक 1 दे दी, अगले दिन बाइक मैंने दे दी दूसरी, पहली बाइक में 4 गियर थे, दूसरे में 5 गियर है, तीसरी ऑटोमेटिक है, बंदा पागल हो जाएगा। जो ऑटोमेटिक वाला होगा वो गियर ढूंढ रहा होगा, पैरों को चला रहा होगा, अपने मोटर बाइक पैर है ही नहीं यूज करने के लिए वहां पर, ठीक है ना। अब कई लोग जब शुरू शुरू में नॉर्मल स्कूटर से स्कूटी पे शिफ्ट हुए तो जब भी ब्रेक लगानी थी तो खड़े हो जाते थे स्कूटी पे, क्या रुक ही नहीं रहा, और रुकता किससे था, हाथों से, और पहले किससे होता था, राइट पैर से। तो शुरू शुरू में बड़ी दिक्कत आई लोगों को, वो कह रहे ब्रेक ही नहीं लग रही, पूरा खड़े होगा अब तो ब्रेक लग जा। तो बात समझ में आ रही है? यदि रोड में उनका डिवाइस चेंज कर दूं, या रोड उनका स्कूटी चेंज कर दूं, या रोड उनके मशीन चेंज कर दूं, तो भी प्रोसेस कॉस्टिंग एप्लीकेबल नहीं होगी। तो प्रोसेस कॉस्टिंग के लिए कंडीशन क्या है, इक्विपमेंट भी सेम होना चाहिए, प्रोडक्ट भी सेम होना चाहिए, मटेरियल भी सेम होना चाहिए, और वर्कर भी क्या होना चाहिए, सेम। जब सारी चीजें सेम रहेगी तभी तो वर्कर की स्किल क्या होगी, बढ़ेगी। बात समझ में आ रही? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जब आप कॉस्ट कंप्यूट करोगे तो कॉस्ट को कब कंप्यूट करना है, शुरू में या एंड में? एंड में। जैसे ही पहले डिपार्टमेंट में काम पूरा हो गया, पहला डिपार्टमेंट अपनी कॉस्ट निकालेगा, ठीक है जी। वो अपनी कॉस्ट किसको बताएगा फिर, दूसरे को। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में एक अच्छा काम क्या होता है, पहले डिपार्टमेंट ने जितना खर्चा किया है उसके पैसे किससे मांगता है, वो कस्टमर से डायरेक्ट या डिपार्टमेंट 2 से? डिपार्टमेंट 2 से। क्यों कस्टमर से क्यों नहीं? क्योंकि डिपार्टमेंट 1 ने सामान बनाकर किसको दिया था, डिपार्टमेंट 2 को या कस्टमर को? तो उसका ना डिपार्टमेंट 1 के लिए तो कस्टमर है ही कौन, डिपार्टमेंट 2 है ना। मेन कस्टमर को तो जानते ही नहीं किसको बना के दे रहे हैं, वो तो सेल डिपार्टमेंट पे जाके पता चलेगा। तो 1 ने सामान किसको बना के दिया, 2 को, तो वो पैसे किससे मांगेगा, 2 से। 2 ने फर्दर प्रोसेस करके और एक्स्ट्रा खर्चा करके सामान किसको बना के दे दिया, 3 को। तो 2 किसके पैसे मांगेगा, 2 किसके पैसे मांगेगा, अपने जो फर्दर कॉस्ट लगी, प्लस पहले डिपार्टमेंट ने जो दूसरे डिपार्टमेंट से पैसे मांगे वो भी लेगा। तो मान लो पहले डिपार्टमेंट ने 1 लाख रुपए खर्च करे तो फर्स्ट डिपार्टमेंट 1 लाख किससे मांगेगा, सेकंड डिपार्टमेंट ने। सेकंड डिपार्टमेंट ने 50,000 रुपए और खर्च कर दिए तो वो थर्ड से कितने मांगेगा, 1 लाख प्लस 50,000, 1,50,000। थर्ड ने 40,000 रुपए और खर्च कर दिए तो 1,50,000 रुपए प्लस 40,000 कितने हो गए, 1,90,000। तो थर्ड डिपार्टमेंट सेल डिपार्टमेंट को जब गुड्स ट्रांसफर करेगा तो क्या कहेगा, पहले डिपार्टमेंट के 1 लाख, दूसरे के 50,000 और मेरे 40,000, तीनों मिलाकर कितने लगे, 1,90,000। मैं तुम्हें सामान कितने में दूंगा, 1,90,000। सेल डिपार्टमेंट क्या कहता है, तेरी जेब से तो सिर्फ कितने गए थे, 40 ही गए थे। वो कहता नहीं नहीं, पहले वाले ने सामान ही कब दिया मुझे, जब उसने मुझसे 1.5 लाख मांगे, 40 मैंने और लगाया, तो मेरी जैसे टोटल कितना खर्चा हो गया, 1,50,000। बात समझ में आ गई? तो लिखो यहां पे फटाफट से, कॉस्ट हम कब कंप्यूट करते हैं, एट द एंड ऑफ ईच प्रोसेस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क। जब पहले प्रोसेस में काम पूरा हो जाएगा जितना उसको दिया गया था तो वो अपनी कॉस्ट निकालेगा। दूसरे प्रोसेस को जितना काम दिया गया था जब वो काम कंप्लीट होगा तो वो अपनी कॉस्ट निकालेगा। तीसरे को जो काम दिया गया था जब वो काम पूरा कर देगा अपनी कॉस्ट निकालेगा, ठीक है ना। हो गया सबका? हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट, लॉस इन प्रोसेस
कॉस्टिंग बहुत मेन पॉइंट है। प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर कितने तरीके के लॉसेस आपको देखने को मिल सकते हैं? तो एक स्टूडेंट ने बोला 2, कौन कौन से? नहीं, पहला लॉस होता है जो हम किससे चार्ज कर सकते हैं? कस्टमर से। और दूसरा वो लॉस जो हम कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते। देखो मेरे हाथ में इस समय ये रिमोट कंट्रोल है, ठीक है जी, और मेरे हाथ से छूट गया और टूट गया, अब इसके पैसे मैं आपसे ले सकता हूं? क्यों? आपको पढ़ाने के लिए तो मैंने ये रिमोट कंट्रोल खरीदा था, मेरे हाथ से छूट गया, 100 रुपए का नुकसान हो गया। मैंने कहा जी क्लास में बच्चे बैठे 100, 1-1 रुपए सब निकालो, फटाफट से नया कैलकुलेटर मंगवाता हूँ या नया मोबाइल मंगवाता हूँ या नया रिमोट कंट्रोल मंगवाता हूँ, जो भी चीज टूट गई है। आप सबने क्या कर दिया? मना, क्योंकि ये रिमोट कंट्रोल किसके हाथों से टूटा है? मेरे हाथों से, ठीक है जी। तो नुकसान मुझसे हुआ है, मैं मैन्युफैक्चरर हूं, तो बियर भी मैं करूंगा। और ये मैंने रिमोट कंट्रोल किसको दिया था? कस्टमर को। कस्टमर कहता है दिखाना कैसा है, मैंने कहा देखो, देखते उसके हाथ से छूट गया और टूट गया, अब पैसे कौन भरेगा? कस्टमर, क्योंकि उसके हाथों से गिरा है। हाथों हाथों में भी फर्क होता है, मेरे हाथ से गिरेगा मेरा नुकसान, आपके हाथ से गिरेगा आपका नुकसान। तो इसी तरीके से जब मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बनाता है तो सबसे पहले वो चेक करता है कि जो लॉस हमारी फैक्ट्री के अंदर हुआ है गुड्स को बनाने में, उसका जिम्मेदार कौन है, रिस्पॉन्सिबल कौन है। बात समझ में आ रही हो? लॉस हो गया, मान लिया हमने, लॉस हुआ कहां पे? हमारी फैक्ट्री में। पहला पॉइंट क्या है? मटेरियल का नुकसान हो गया। दूसरा पॉइंट कहां पे हुआ है? हमारी फैक्ट्री में। तीसरा पॉइंट यहां पे बनता है कि वो जो मटेरियल का नुकसान हमारी फैक्ट्री में हुआ है वो किसकी वजह से हुआ? कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की वजह से हुआ या मैन्युफैक्चरर की लापरवाही की वजह से हुआ? बात समझ में आ रही है? मटेरियल का नुकसान हुआ कहां पर? हमारी फैक्ट्री में, ठीक है जी। अब हमारी फैक्ट्री में मटेरियल का नुकसान हो गया, हमने मान लिया, नुकसान हुआ किसकी वजह से? वजह ढूंढो, रीजन ढूंढो। यदि वो उस नुकसान का जिम्मेदार कौन निकला? कस्टमर, तो उस लॉस को कौन बियर करेगा? कस्टमर बियर करेगा। और यदि लॉस का रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार कौन निकला? मैन्युफैक्चरर या मैन्युफैक्चर का वर्कर या मैनेजर उसका, तो मतलब मैन्युफैक्चर का नुकसान माना जाएगा। तो पहला केस क्या लिखोगे यहां पे? लॉस इन प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर हमारा लॉस कौन है, रिस्पॉन्सिबल कौन है? ठीक है जी, ड्यू कस्टमर। और यहां पे कौन है? तो यदि मैं लॉस किससे चार्ज कर रहा हूं, लॉसेस चार्ज टू कस्टमर। दूसरा केस क्या है? लॉसेस चार्ज टू मैन्युफैक्चरर। अब पता कैसे चलेगा कि जो मटेरियल हमारी फैक्ट्री में खराब हो रहा है उसका जिम्मेदार कस्टमर है? कस्टमर कभी मानेगा कि भाई मेरी वजह से गलती हुई है, मेरी वजह से नुकसान हुआ मटेरियल का? फैक्ट्री मेरी, वर्कर मेरे, मशीन मेरी, काम हम कर रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं कि नुकसान किसकी वजह से हुआ है? कस्टमर की वजह से। तो कस्टमर मान लेगा? मानेगा, मनवाएंगे उससे, ठीक है ना। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अभी सब कुछ बताएंगे आपको काफी डिटेल में, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले वो लॉसेस जिसका बर्डन हम किससे रिकवर करते हैं? कस्टमर से करते हैं। और जिन लॉसेस का बर्डन हम कस्टमर से चार्ज करते हैं, ऐसे 2 तरीके के लॉसेस होते हैं हमारे पास। एक वेट लॉस और दूसरा आपके पास है नॉर्मल लॉस। और जो लॉसेस हम कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते, जो लॉसेस हम कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते, कस्टमर से उसके पैसे नहीं ले सकते, ऐसा लॉस कौन सा है? एबनॉर्मल लॉस। सारे के सारे लॉसेस होते कहां पे हैं? हमारी ही फैक्ट्री में होते हैं। हमारी फैक्ट्री में लॉसेस होने के बाद हमें ढूंढना पड़ेगा ये नुकसान कस्टमर के कहने की वजह से हुआ, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने की वजह से हुआ, कस्टमर जिम्मेदार है। कस्टमर के ना कहने के बाद भी नुकसान हुआ, हमारी गलती है, ठीक है ना। आपको एक शर्ट पहननी है, वो शर्ट टेलर आपके घर पे आके सिलेगा, स्टिचिंग करेगा या मैन्युफैक्चरर की फैक्ट्री में?
मैन्युफैक्चर की फैक्ट्री में, बिल्कुल सही बात है। कपड़ा कहाँ पे स्टिच हो रहा है, कहाँ पे सिलाई कर रहे हैं, फैक्ट्री में। किसके लिए शर्ट बन रही है, मैन्युफैक्चर के लिए, कस्टमर को पहनाने के लिए, कस्टमर को पहनना है उसके लिए। अब कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे साइज के हिसाब से शर्ट बनाई जाए, ठीक है जी। अब साइज मान लीजिए 38 साइज आ रहा है मार्केट में, 40 साइज है, 42, 44, 46 जो भी साइज है, आपको 40 साइज की शर्ट खरीदनी है। अब टेलर के सामने एक दिक्कत क्या आ रही है कि जो कपड़ा उसके पास आता है वो कौन सी फॉर्म में होता है, रेक्टेंगल फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में आता है, रेक्टेंगल। मान लो एक शर्ट बनाने में 40 साइज की, 40 जो मेजरमेंट है, 40 साइज की जो शर्ट है उसमें 2 मीटर कपड़ा लग रहा है, तो हमने टेलर को क्या दे दिया, 2 मीटर लंबा कपड़ा लाकर दे दिया, जो कौन सी फॉर्म में मिलेगा, रेक्टेंगल फॉर्म। शर्ट क्या रेक्टेंगल फॉर्म में पहनोगे आप, इसका मतलब क्या हुआ, कपड़े का साइज, कपड़े का शेप अलग साइज का है, अलग डिजाइन का है, अलग शेप है, और शर्ट देखने में क्या है, साइज अलग है, उसका शेप अलग है। तो जहां मटेरियल का शेप और फिनिश गुड्स का शेप डिफरेंट होता है, वहां पर कहीं ना कहीं क्या होगी, मटेरियल की वेस्टेज होगी। ऐसे में टेलर को क्या करना पड़ेगा, मेजरमेंट के हिसाब से, साइज के हिसाब से हमें कपड़े को जगह जगह से क्या करना होगा, काटना पड़ेगा, और बाद में उसको क्या करना पड़ेगा, स्टिच करना पड़ेगा। स्टिच करने के बाद क्या देखोगे, कुछ छोटे छोटे कपड़े के पीसेस काटने के बाद शर्ट में यूज नहीं हो पाए, शर्ट में लग नहीं पाए, ना लगने की कोई गुंजाइश है, बच गए। अब क्या करोगे इस कपड़े का, छोटे छोटे कपड़ों का, क्या लगता है आपको, कॉलर के साथ अलग से अटैच कर दें, पॉकेट के साथ अलग से अटैच कर दें, क्या बाजू पे लगा दें यहाँ पे, या वहीं पे गिरा रहने दें, क्या कहते हो, आपको क्या लगता है, वहीं रहने दो भैया, हमारे को उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब कपड़ा तो पूरा खरीदा था, तो जो छोटे छोटे पीसेस जमीन पे गिर गए उसके भी तो पैसे आपने दिए होंगे, और जो कपड़ा शर्ट में लग गया उसके भी मटेरियल के पैसे दिए होंगे आपने। तो मटेरियल के पैसे तो कितनी बार लग रहे हैं, 2 बार। जो कपड़ा यूज हो गया वो भी, और जो नहीं यूज हुआ, वेस्ट हो गया, वो भी। अब जो कपड़ा वेस्ट हुआ वो किसके कहने पे हुआ, कहां पे हुआ, हमारी फैक्ट्री में। जिम्मेदार कौन है, हम या कस्टमर, कस्टमर। हमने तो कस्टमर को बहुत समझाया था, कपड़ा रेक्टेंगल फॉर्म में है, ठीक है, जितना आपका फेस है उतना एरिया बीच में से छोड़ देते हैं, और बाकी चारों तरफ से स्टिच कर देते हैं, तीनों तरफ से जितना 1 मीटर का 1 सेंटीमीटर कपड़ा वेस्ट नहीं होगा आपका। माना नहीं कस्टमर, कहता है शर्ट पहन के जा रहा हूँ, झोला थोड़ी पहन के जा रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, कोई घुसने नहीं देगा मुझे, भिखारी समझेंगे लोग, क्या पहन के आ गया। अब किसी मीटिंग में जा रहे हो और ऐसे कपड़े पहन के जाओगे, कैसा लगेगा। रणवीर सिंह पहन के जाए सुपर हिट हो जाएगा, हम पहन के जाएंगे गड़बड़ हो जाएगी ना, बात समझ में आ रहा है। तो उसकी अपनी एक अलग पहचान है, हमारी एक अलग पहचान है, हमें फॉर्मल शर्ट में जाना है। बात को थोड़ा समझो, एग्जांपल क्या दे रहा हूं मैं आपको। वो कपड़े की वेस्टेज क्या हमारे टेलर ने हमारी फैक्ट्री में जानबूझ के की थी, या कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की वजह से की थी। जिम्मेदार कौन है, नुकसान कहाँ हुआ है, कौन बियर करेगा, कस्टमर करेगा। अभी लॉस कौन सा था, वेट लॉस था या नॉर्मल लॉस था, नॉर्मल लॉस था। पता कैसे लगा नॉर्मल है, क्या पहचान होती है नॉर्मल की, नहीं वेट लॉस और नॉर्मल लॉस में कोई डिफरेंस होता है। हाँ जी, हाँ जी, जो वेट लॉस होता है उसके अंदर लॉस होने के बाद वो दिखाई नहीं देता। पेट्रोल पंप पे गए आप कभी, नहीं गए तो आज जाके देखना, भरवाना मत। जो लोग गाड़ियों में पेट्रोल भरवा रहे हैं उनको देखना, जब पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा जाता है गाड़ियों में, तो 2-4 बूंद डालने से पहले और 2-4 बूंद भरने के बाद जमीन पे क्या होता है, गिर जाता है। आपका पूरा मन करता है कि हाथ लगा के वो 2-4 बूंद अपनी गाड़ी में डाल दें, जब तक सोचते हो तब तक वो जमीन पर गिर जाता है। फिर आप सोचते हो मिट्टी के अंदर चला गया, मिट्टी उठा लेते हैं, उसमें से तेल निकाल लेंगे, निकाल पाओगे, क्या हुआ, वो कौन सा लॉस है, वेट लॉस है, ठीक है जी, वेट लॉस है क्या नॉर्मल लॉस है, या एबनॉर्मल लॉस है, कौन सा लॉस है, वेट लॉस है। अच्छा, ये नुकसान कौन बियर कर रहा है, 6-7 बूंद जो जमीन पे गिर गई, कस्टमर बियर कर रहा है, ठीक है ना। क्या वहां पे पेट्रोल पंप कर, जो पेट्रोल पंप पे जो पर्सन फिलिंग का काम कर रहे हैं वो जानबूझ के 6-7 बूंद आपकी ड्रॉप कर रहे, खराब कर रहे, नहीं। क्लियर होगा पॉइंट। तो ऐसा लॉस
जो हो जाने के बाद विजिबल नहीं होता, दिखाई नहीं देता, इनविजिबल। फटाफट से लिखो भैया, बहुत मेन पॉइंट चल रहा है, ये पूरा चैप्टर इन्हीं पे बेस्ड है। जिस बच्चे को लॉसेस क्लियर हो गए ये कौन सा लॉस है, वही इस क्वेश्चन को क्या कर पाएगा, चैप्टर को सही से कर पाएगा। यदि किसी ने नॉर्मल लॉस को एबनॉर्मल मान लिया या एबनॉर्मल को नॉर्मल मान लिया, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। नुकसान मेरा, पैसे मैं आपसे ले लूं, गलत है ना। नुकसान आपका, बियर मुझे करना पड़े तो भी गलत है। हाँ जी, कैसे करें। क्वांटिटी का क्या होगा, क्वांटिटी का तो लॉस होगा ही होगा। और कॉस्ट पर यूनिट सेम रहेगी या घटेगी या बढ़ेगी, बोलो। यदि कोई लॉस होने के बाद उसके पैसे मैं कस्टमर से ले रहा हूं तो कस्टमर को सामान क्या मिल रहा है, कम, और पैसे क्या देने पड़ रहे हैं उसे, पूरे देने पड़ रहे हैं, ज्यादा देने पड़ रहे हैं एक तरीके से। तो पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी उसकी, बढ़ गई। सारे एग्जांपल अभी आपको मैं समझाऊंगा डायग्राम के थ्रू। नॉर्मल लॉस होने के बाद दिखता है, विजिबल है। जैसे हमने कहा भाई, टेलर की दुकान पर छोटे छोटे कपड़े के पीसेस बच गए जो शर्ट बनाने में यूटिलाइज नहीं हो पाए, क्योंकि जैसी शर्ट कस्टमर बनवाना चाहता था वैसी शर्ट बनाने के लिए जितना कपड़ा लग सकता था लगा दिया, बाकी हमने कहा बेकार हो गया। और वो इतना बेकार हो गया कि कस्टमर के भी किसी काम का नहीं है, लेकिन वो लॉस आपकी नजरों के सामने हैगा, विजिबल है। इससे क्वांटिटी का क्या हुआ, क्वांटिटी का क्या हुआ, कपड़ा तो खराब हो ही गया ना, लॉस हो गया। साथ में कॉस्ट पर यूनिट, नुकसान होने के बाद कस्टमर को पूरा कपड़ा थोड़ी मिल पा रहा है। जो शर्ट उसको मिल रही है उसमें क्या पूरा 2 मीटर कपड़ा है, कपड़ा तो क्या है, कम है। मान लो 1 मीटर 40 सेंटीमीटर कपड़ा लगा, या 1 मीटर 60 सेंटीमीटर कपड़ा लगा, या 1 मीटर 70 सेंटीमीटर कपड़ा लगा, बट पैसे तो किसके जा रहे हैं, 2 मीटर के जा रहे हैं। पैसे जा रहे हैं 2 मीटर के, शर्ट मिल रही है 1 मीटर 70 सेंटीमीटर की, 30 सेंटीमीटर कपड़ा वेस्ट हो गया। अब आप कहोगे सर 30 कहां से आ गया, तो मैंने सुना था 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर मतलब 200 सेंटीमीटर। कपड़े में जो शर्ट है उसमें कपड़ा कितना है, 1 मीटर 70 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर कपड़ा क्या हुआ, छोटे छोटे पीसेज में जमीन पर बिखरा हुआ है। पैसे किसके गए होंगे, कपड़े के, 2 मीटर के। शर्ट कितने मीटर की है, 1.7 मीटर कह दो, या 1 मीटर 70 सेंटीमीटर कह दो। तो 30 सेंटीमीटर कपड़ा खराब हो गया, उसके भी तो पैसे दोगे या नहीं दोगे, क्या कहते हो, हाँ या ना बोलो, देंगे। नुकसान टेलर ने किया, मैन्युफैक्चर की फैक्ट्री में किया, फिर भी पैसे किससे मांग रहे, हमसे मांग रहा है, क्योंकि नुकसान उसने अपनी मर्जी से नहीं किया, हमारे कहने पे किया। तो यदि कोई लॉस मैन्युफैक्चर की फैक्ट्री में, मुद्दे पे आ जाते हैं, यदि कोई लॉस मैन्युफैक्चर की फैक्ट्री में कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की वजह से हो रहा है और वो अनअवॉइडेबल है, रोका नहीं जा सकता, होगा ही होगा जब भी काम करेंगे, तो ऐसे लॉस को क्या कहते हैं, या तो वेट लॉस या फिर नॉर्मल लॉस। तो उसको ये दोनों लॉसेस की पहचान क्या है, अनअवॉइडेबल कौन से लॉसेस हैं, काम की बात लिखते हैं, अनअवॉइडेबल लॉसेस कब होते हैं, ड्यूरिंग प्रोडक्शन। जब भी आप प्रोडक्शन करोगे, मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करोगे और लॉसेस होंगे, और आपने पूरी ताकत लगा ली, पूरी एफिशिएंसी लगा ली, पूरा जोर लगा लिया, पूरे हर बढ़िया से बढ़िया तरीका, विश्व के बढ़िया से बढ़िया लोगों से कंसल्ट भी कर लिया कि कपड़े की वेस्टेज ना हो और मेरी शर्ट तैयार हो जाए, तो उन्होंने कहा ऐसा कोई हमारे पास तरीका नहीं है। या तो कपड़ा शर्ट की फॉर्म में कटिंग मिल जाए, खाली हमें स्टिच करना पड़े, तो कपड़ा वेस्ट नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा होगा नहीं, कपड़ा तो हमेशा किस फॉर्म में आएगा, रेक्टेंगल में आएगा, क्योंकि जो बंदा आपको कटा कटाया देगा वो बंदा 30 सेंटीमीटर कपड़े के तो पैसे आपसे मांगेगा ही, उसके पास कटा कटा थोड़ी आ रहा है, उसका तो किस फॉर्म में आ रहा है, रेक्टेंगल में। तो कपड़े का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो तो रेक्टेंगल फॉर्म है ना, जिस शेप में आपको जिस साइज में मिल रहा है, और जिस साइज में आपको कन्वर्ट करना है वो रॉ मटेरियल की शेप से मैच नहीं कर रहा। तो जहां पे फिनिश गुड्स का साइज शेप मैच नहीं होता रॉ मटेरियल के साइज शेप से, वहां पे हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। और वो लॉस का जिम्मेदार कौन माना जाएगा, कस्टमर, क्योंकि कस्टमर को बहुत समझाने के बाद भी वो मान नहीं रहा हमारी बात, ठीक है जी। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं आपको और जल्दी समझ में आएगा। आपने देखा ये स्टिकर है,
मान के चलते एक स्टिकर है, इसमें सपोज करते हैं लेडीज को बिंदी चाहिए माथे पे लगाने के लिए, उनको लगता है वो बिंदी लगाएंगे बड़े खूबसूरत लगेंगे। उस खूबसूरती को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, बहुत नुकसान किया, अपना भी, अपना किया या मैन्युफैक्चर का किया, अपना ही किया। हमने उनको समझाया देखो स्टिकर जो है यदि हम उसे ऐसे ऐसे पार्ट में काट के दे दें और आपको एक बिंदी इस फॉर्म में दे दी जाए तो आप लगा लोगे? अगर नहीं, किसी कीमत पर नहीं लगाएंगे, ये तो स्क्वायर साइज का हो गया। हमने कहा एक काम करते हैं स्क्वायर की जगह हम आपको रेक्टेंगल फॉर्म में दे देते हैं। वो कहते अब तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, ना वो स्क्वायर फॉर्म में लगाना चाहते हैं ना वो रेक्टेंगल शेप में लगाना चाहते हैं। वो कहते हैं हमें तो किस में चाहिए, सर्कल, सर्कल में लगा के दो भैया इस तरीके से। मैंने कहा यदि हम सर्कल बना के देंगे, ध्यान दीजिए, सर्कल बना के देंगे तो कहीं ना कहीं ये वाला पोर्शन तो आप यूज कर रहे हो, बाकी का जो व्हाइट पोर्शन आपको खाली दिखा रखा मैंने जानबूझ के, वो पेपर वो स्टिकर खराब हो रहा नहीं हो रहा, किसकी वजह से, कस्टमर की वजह से। हमने ये डिजाइन बना के दिया, रिजेक्ट कर दिया, ये डिजाइन बना के दिया, रिजेक्ट कर दिया, हमने ये डिजाइन बना के दिया, कस्टमर ने अप्रूव कर दिया। अब जब कस्टमर इसको अप्रूव कर देगा तो इससे होगा क्या, होगा क्या, इससे वेस्टेज बढ़ेगी। कहां पे, फैक्ट्री में। क्या हमारे वर्कर ने जानबूझकर ये वेस्टेज की है या कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से नुकसान होना पड़ा? कौन सा लॉस है, अनअवॉइडेबल है। कब हुआ, ड्यूरिंग प्रोडक्शन। प्रोडक्शन किसके कहने पे हो रही है, कस्टमर के कहने पे। कौन सा लॉस है, नॉर्मल लॉस है, क्योंकि ये जो खाली पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये अभी भी हमारी फैक्ट्री के अंदर विजिबल होगा, छोटे छोटे पीसेस जमीन पे गिरे हुए दिखाई देंगे। बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत है इसमें? और एग्जांपल ले सकते हैं, गोल्ड ज्वेलरी, सोने का सामान जब आप खरीदते हैं, गोल्ड बिस्किट लें, सोना ही तो पहनना है, एक बिस्किट खरीदें, हाथ में रख लो, जो भी देखे बिस्कुट दिखाओ जी मेरे पास सोना है। लेकिन लोग मानते नहीं, कहते नहीं बढ़िया से बढ़िया गले में क्यों नहीं चाहिए ज्वेलरी। एक बार डिजाइन पहन लिया, दूसरी बार पहनना नहीं किसी फंक्शन में, लोगों को लगेगा यार इसके पास पैसे नहीं है कि डिजाइन पहन के आ जाते हैं। अब उस चक्कर में क्या होगा, पहले वाले को मेल्ट करवाएंगे, गोल्ड तो लिमिटेड है ना, दोबारा डिजाइन नया बनेगा, फिर चार्जेस लग जाएंगे। कहने का मतलब क्या हो, या तो नया सेट खरीदो या पहले वाले को कन्वर्ट कराओ। अब कन्वर्ट कराओगे तो नुकसान किसका है, कस्टमर का ही है। किसकी फैक्ट्री में गलाने का काम हो रहा है, मेल्ट करने का काम हो रहा है, सोनार की दुकान पे, किसके कहने पे, आपके कहने पे। वेस्टेज हो रही है, डिजाइनिंग चार्जेस, मेकिंग चार्जेस द्वारा भरने पड़ेंगे, नुकसान किसका है, कस्टमर का। तो जब भी कोई चीज कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की वजह से हमारी फैक्ट्री में लॉसेज हो रहे हैं और हम उसको रोक नहीं पा रहे किसी कीमत पे, एक्सपर्ट की सलाह भी ले ली उसके बाद भी वो लॉस नहीं रुक पाता, तो ऐसे लॉसेज को कहते हैं अनअवॉइडेबल लॉसेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। और ये सारे लॉसेज कौन बियर करता है, होते हमारी फैक्ट्री में, बट उसके पैसे हम किससे लेते हैं, कस्टमर से। कस्टमर मना भी नहीं कर सकता कि हाँ भाई साहब मेरी वजह से हुआ है, मैं इसका जिम्मेदार हूँ, काट लो उसके पैसे, ठीक है जी। उसके बाद भी यदि कोई लॉस हो जाए हमारी लापरवाही की वजह से, नुकसान हमारी फैक्ट्री में हो रहा है और नुकसान का जिम्मेदार इस बार कस्टमर नहीं है, कौन है, मैन्युफैक्चरर है, तो उस केस में वो लॉसेस कौन से हो जाएंगे, एबनॉर्मल। ये लॉसेस भी होने के बाद क्या होते हैं, विजिबल होते हैं। क्वांटिटी का नुकसान तो होगा ही होगा और कॉस्ट पर यूनिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा या पड़ेगा, या जितना कॉस्ट पर यूनिट पहले आ रहा था उतना ही रहेगा, नॉट चेंज। मतलब कस्टमर को एबनॉर्मल लॉस होने से पहले यदि एक यूनिट 50 रुपए की मिलती थी तो एबनॉर्मल लॉस होने के बाद भी एक यूनिट कितने की मिलेगी, 50 की मिलेगी, क्योंकि वो लॉस का जिम्मेदार कौन है, मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। आप किसी रेस्टोरेंट में गए, एग्जाम्पल को समझना, आपने कहा जी एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक ला दो, कोल्ड ड्रिंक मान लीजिए 50 रुपए की थी, हमने कोल्ड ड्रिंक लाके आपको सर्व कर दी, आपके हाथ से गिर गई कोल्ड ड्रिंक, आप कौन थे, कस्टमर। वो 50 रुपए की कोल्ड ड्रिंक जो गिर गई इसका नुकसान कौन उठाएगा, कस्टमर उठाएगा। कोल्ड ड्रिंक पीनी भी फिर भी 50 रुपए दे रहा बेचारा, या आधी कोल्ड ड्रिंक गिरी आधी बच गई। वेटर ने आपको सलाह भी दी कि टेबल पे कोल्ड ड्रिंक गिरी है, मैं टेबल थोड़ी सी टेढ़ी कर देता हूं, ग्लास में डालो पी जाओ, मान लोगे, नहीं, ठीक है जी। आपसे गलती हुई, आपने कहा सॉरी भैया हो गया। मान लो जो वेटर वहां पे देने आ रहा उसके हाथ से गलती से गिर जाए, फिर देखो जितना गुस्सा था आपके मन में कहीं और का सब निकल जाएगा, उस पर निकलेगा नहीं निकलेगा, जो भाषा कभी यूज नहीं की थी वो यूज करोगे उस दिन।
कहने का मतलब यदि वो उस वेटर से यदि वो कोल्ड ड्रिंक गिर जाती है और मान लो पूरी नहीं गिरती, उससे आधी गिरती है, तो पैसे आप क्या दोगे उसको, पूरे 50 रुपए या आधे? आप उससे क्या कहोगे, भैया द्वारा से पूरा भर के ला, तब 50 रुपए देंगे। वो बेचारा गया, द्वारा से नई बोतल खोली और उसमें से आधा जितना खाली हो गया था या जितना गिर गया था उसे द्वारा भर के आपको दे दिया। अब मान लीजिए जो कोल्ड ड्रिंक के पैसे वो आपसे कितना लेगा, एक गिलास के कितने लेगा, 50 ही लेगा। पहले भी कितने ले रहा था बिना गिरे, 50। गिरने के बाद जब वो द्वारा आधी कोल्ड ड्रिंक फिर से भर के लाएगा तो कितने रुपए लेगा, 50। बट उसकी कोल्ड ड्रिंक तो कितने की लगी, 1.5 गिलास की लगी ना। पहले 1 गिलास लाया था, आधा गिर गया, आधा अभी भी गिलास में, फिर आधा और भर के लाया, तो कितनी क्वांटिटी लेके आया था, 1.5 गिलास लाया था। पैसे उसकी जेब से किसके गए, 1.5 के, मतलब 75 रुपए की कोल्ड ड्रिंक। यदि वो ना गिरती तो आधी कितने में बिकती, 25 में गिरती। अरे पूरा गिलास 50 का है तो आधा कितने का होता, 25 का होता। तो 75 वाली चीज वापस कितने में जा रही है, अब कस्टमर तो 50 ही दे रहे। तो जो 25 का नुकसान हमारा हो गया, कौन सा लॉस है, एबनॉर्मल। क्योंकि यहां जो कोल्ड ड्रिंक गिरी है वो किसके हाथों से गिरी है, वेटर के, और वही कोल्ड ड्रिंक कस्टमर के हाथ से गिरी होती है, उसके बच्चे से गिरी होती, कस्टमर के कोई फैमिली मेंबर से गिरी होती, तो हमारा कोई नुकसान नहीं है। बल्कि हमारे पास हक होता है कि भाई साहब अपने बच्चों को समझा के लाया करो कोल्ड ड्रिंक कैसे पीते हैं। पढ़े लिखे घर के लोग हैं, कोल्ड ड्रिंक पीनी नहीं आती, मन में ही बोल के रह जाएंगे, बोल नहीं पाएंगे इतना वहां पे हम। अब हम अपने मन की भड़ास निकाल रहे होंगे, पहले एक से सुन के आए तो दूसरे को सुनाएंगे भी तो सही। हमें सुनने सुनाने से कोई मतलब नहीं, हम बात कर रहे हैं किसकी, पैसे की। पैसे का नुकसान कौन बियर कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है सबको। चलिए, तो कौन से लॉसेज एबनॉर्मल लॉसेज हो सकते हैं, वो सभी लॉसेज एबनॉर्मल लॉसेज हो सकते हैं जो मैन्युफैक्चर के फैक्ट्री के अंदर किसकी लापरवाही की वजह से हुए, मैन्युफैक्चर खुद की या उसकी पॉलिसी या उसके वर्कर या उसके मैनेजर, कोई भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से उसका नुकसान हुआ। ठीक है ना। कोल्ड ड्रिंक डाल रहे थे, कोल्ड ड्रिंक का ग्लास लीक निकला, गलती किसकी है, मैन्युफैक्चरर की, रेस्टोरेंट वाले की। ग्लास चेक क्यों नहीं किया उसने, लीकेज है। ग्लास जब उसने खरीदे थे तो पहले क्या करने चाहिए थे, ग्लासेस को चेक करना चाहिए था। यदि उसने ग्लास चेक किया होता तो कोल्ड ड्रिंक जो महंगी है उसकी वेस्टेज नहीं होती ना। बात समझ में आ रही है। तो चेक करने का काम तो किसको करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरर को करना पड़ेगा। और यदि उसने चेक नहीं किया और उसने एकदम से कोल्ड ड्रिंक सर्व कर दी और लीक हो गई कोल्ड ड्रिंक, तो गलती किसकी मानी जाएगी, मैन्युफैक्चरर की मानी जाएगी। बात समझ में आ रही है। चलिए, एक दो एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सपोज करते हैं एक कस्टमर है हमारे पास, राम, ठीक है जी। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो कहते हैं जी मुझे 1 कप चाय चाहिए, 1 कप ऑफ टी चाहिए। हमने कहा ठीक है जी, चाय आपको ठंडी चाहिए गर्म चाहिए। उन्होंने कहा जी ठंडा मौसम चल रहा है, आप हमें गर्म चाय दो, हॉट दो। मैंने कहा जी यदि आप गर्म चाय लोगे तो आपको महंगी पड़ेगी। वो कहता क्या मतलब, ठंडी गर्म चाय का मतलब। मैंने कहा यदि चाय गर्म लोगे तो मुझे उसके लिए गैस स्टोव की जरूरत पड़ेगी, मुझे बर्तन को गर्म करना पड़ेगा ताकि जो उसके अंदर लिक्विड होगा वो भी गर्म हो जाए। और जब मैं उस लिक्विड को आपको दूंगा तो आपको क्या फील आएगा, ये लिक्विड तो गर्म है। और लिक्विड का नाम क्या है, टी। उस चाय को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, उस चाय को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, बोलो भाई। एक तो हमें मिल्क की रिक्वायरमेंट होगी, एक हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, एक चाय पत्ती टी लीव्स, ठीक है, और एक आपको शुगर चाहिए होगी तो शुगर ले लेंगे। ठीक है जी। जो भी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी उस चाय को बनाने में, वो सारी चीज़ें मेरे लिए मटेरियल का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, मटेरियल। कार्डमम हो गई आपके पास में, इलायची हो गई जिसे आप कहते हैं, या आप उसे कह सकते हैं अदरक, जो भी है आपके पास में, जिंजर। ये सारी चीज़ें टेस्ट के हिसाब से हैं। हम नॉर्मल चाय की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, फ्लेवर चाय की बात नहीं कर रहे। आप जिन चीज़ों की बात कर रहे हो उससे फ्लेवर चाय बन जाएगी, ठीक है ना। अब इस चाय को बनाने के लिए कस्टमर का नाम क्या, राम। राम की रिक्वायरमेंट क्या है, टी मुझे क्या चाहिए, हॉट। इस कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, टी स्टॉल पे जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो टी स्टॉल पे चले गए, टी मेकर जो चाय बनाने का काम करता है
उसका नाम है हरिराम या हरी सिंह लिख देते हैं, कोई भी नाम लिख दो, हमें नाम से कोई मतलब नहीं है। वो कहता भाई साहब इस चाय को बनाने में मुझे बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। मैंने कहा क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी? वो कहता सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है जी, ये हमारा एक मान लीजिए बर्तन ले लेते हैं, ठीक है जी, एक फ्राई पैन ले लिया आपने, ठीक है जी। अब खाली गैस स्टोव ले लोगे तो गैस थोड़ी चलेगी, क्या चाहिए होगा आपको, एक गैस का सिलेंडर भी लेना पड़ेगा, ठीक है ना। इससे मान लीजिए हमने इसको एक कनेक्शन दे दिया, सिंपल सा बनाया, ज़्यादा मैंने कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन नहीं बनाया। हाँ जी, यहाँ से हमने एक कनेक्शन दे दिया। अब कनेक्शन देने के बाद क्या हुआ, जब हमने गैस को स्टार्ट किया यहाँ से नोब से, तो फायर अगर होने पे पहला पॉइंट देखिए, हमें चाय क्या बनानी है, 1 कप चाय बनानी है। और उस 1 कप चाय को बनाने के लिए मेरा पहला क्वेश्चन बहुत मेन पॉइंट है, जो मुझे चाय बनानी है, ठीक है ना, ये हमारी प्लेट हो गई जिसमें हमने कप भी रख दिया। पॉइंट यह है कि जो मेरे को यहाँ पे चाय चाहिए वो इसमें से डालनी पड़ेगी ना बनने के बाद। कैसे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट डालेंगे तो क्या होगा, चाय की पत्ती भी आ जाएगी, तो बीच में मुझे क्या करना पड़ेगा, कस्टमर की रिक्वायरमेंट है भैया मुझे चाय को छान के देना, ठीक है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक छलनी भी लेनी पड़ेगी। इसमें से हमें क्या करना है, चाय को फिल्टर करके डालना। ये सारे एग्जांपल अभी काम में आने वाले हैं, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और कौन से लॉस में, वेट लॉस में, समझो इसको। तो जब मैं चाय को फिल्टर करूंगा तो इसमें दिक्कत क्या आएगी, चाय की पत्ती यहां रह जाएगी, ठीक है ना। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो चाय की पत्ती इस चाय को बनाने में लगी थी, क्या वो कस्टमर को डिलीवर हो पाई? नहीं हो पाई। लेकिन चाय की पत्ती का नुकसान हो गया या नहीं हुआ? हो गया, क्योंकि जब चाय की पत्ती मैंने चाय बनाने के लिए यूज किया तो एक चाय की पत्ती नॉर्मली एक ही बार यूज हो पाती है, दूसरी बार यूज करेंगे तो टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या होगा, वो चाय की पत्ती आपने क्या की, वेस्ट हो गई। कस्टमर की वजह से हुआ या हमारी वजह से हुआ? कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि चाय हमें क्या दो, फिल्टर करके दो, छान के दो। तो छान के चाय देने का मतलब क्या हुआ, ये चाय की जो पत्ती है, टी है, टी वेस्ट हो गई ना। कौन सा लॉस है? नॉर्मल लॉस है। अब आपने देखा यहां पर कुछ क्या हो रहा है, जब आपने मिल्क इसमें डाला, इसमें से मिल्क डाल दिया आपने, वाटर भी आपने डाल दिया, टी भी डाल दिया, इसमें से क्या डाल दिया, शुगर, चारों चीजें डाल दी। चारों चीजें जब आपने बॉईल किया तो बॉईल करने के बाद आपने क्या देखा, कुछ स्टीम निकल रही थी। जो स्टीम निकल रही थी वो चाय की पत्ती जा रही थी ऊपर, चीनी जा रही थी, या पानी जा रहा था, या दूध जा रहा था? क्या जा रहा था? दूध नहीं जा सकता, उसमें भी तो पानी होता है। मतलब मान के चलो कुछ ना कुछ लिक्विड फॉर्म एब्जॉर्ब हो रहा था, किससे, एयर के साथ, ठीक है ना। तो अब यहां पे मेरा क्वेश्चन ये बनता है कि 1 कप चाय बनाने के लिए मुझे लिक्विड कितना डालना पड़ेगा? 1 कप चाय बनाने के लिए लिक्विड 1 कप डालूं या उससे ज्यादा डालूं? ज्यादा। क्यों? क्योंकि मुझे गर्म चाय बना के देनी है, और गर्म का नुकसान क्या होता है, स्टीम जनरेट होती है, भाप बनती है। भाप बनने का नुकसान क्या है, वो भाप उड़ जाती है, ठीक है ना। तो एक बंदे ने सलाह दी कि सर इस पे कैप क्यों नहीं लगा देते, ढक्कन क्यों नहीं लगा देते? मैंने कहा बिल्कुल सही सलाह कह रहे हो, इस ढक्कन को जब मैं निकालूंगा, उठाऊंगा, तो भी तो भाप निकलेगी, निकलेगी तो है, कुछ ना कुछ तो वेस्टेज होगी। ये सब चाय बना के मैंने देखे हुए, मैंने कहा यार देखूं बना के नुकसान होता है या नहीं होता, सारे एक्सपीरियंस लिए हुए मैंने। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे स्टीम का जो लॉस हो रहा है, कौन सा लॉस है, सोचो, कौन सा लॉस है, कहां पे हो रहा है, चाय बनाने की दुकान पे, दैट इज मैन्युफैक्चर। क्या, किसके कहने पे हुआ, कस्टमर की। चाय मुझे क्या चाहिए, गरम। मैंने तो उसको बोला था ऐसी ले लो, नॉर्मल टी, कोल्ड टी ले लो,
चाय गर्म नहीं होगी, भाप बनेगी नहीं, भाप बनेगी नहीं, पानी उड़ेगा नहीं, पानी उड़ेगा नहीं, कम क्वांटिटी में काम बन जाएगा। आपने यदि मुझसे कहा था कि सर पानी लो, दूध लो, चाय की पत्ती डालो, चीनी घुमा के मुझे दे दो, तो उस केस में क्या होता कि कम मेरा लिक्विड यूज होता ना। जब भाप बनेगी नहीं तो लिक्विड खराब नहीं होगा, जब लिक्विड खराब नहीं होगा तो कम लिक्विड में काम हो जाएगा, कॉस्ट क्या लगेगी, कम लगेगी। लेकिन आपने क्या कहा, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, गर्म चाय चाहिए, ठंडी नहीं चाहिए। तो जो लोग चाहते हैं भी पैसे कम लगे, कौन सी चाय पीना चालू कर दो आज से, ठंडी। गैस का खर्चा भी नहीं आएगा ना, और पैसे क्या लगेंगे, कम। तो हम तो बात कर रहे हैं यहाँ पर वेट लॉस की। अब ये कौन सा लॉस है, जो भाप बन के हमारा पानी, हमारा लिक्विड फॉर्म एब्जॉर्ब हो गया, ये वेट लॉस है। कौन सा लॉस है, ठीक है जी। अब कोई एब्नॉर्मल लॉस का एग्जांपल दो। इसमें भी मान लीजिए हमारा जो मिल्क है वो आधा कप है, जो वाटर है वो कितना है, 1 कप है, और हमारा जो टोटल लिक्विड है इस बर्तन में आधा कप प्लस 1 कप, लिक्विड कितना हो गया, 1.5 कप। और यहां पे जो आउटपुट होगा वो कितना है, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं आधा कप लिक्विड क्या हो गया, इस बर्तन से इस बर्तन पे आने में गायब हो गया। उसमें वेट लॉस भी है, और क्या है, अब एब्नॉर्मल लॉस भी होगा। हो सकता है कि इसमें से मान लीजिए आधे कप से थोड़ा सा कम वेट लॉस हो गया। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि जब चाय बन रही हो तो चाय बनाने वाला सोचता है चलो यार चाय स्ट्रॉन्ग बना के देता हूँ, बढ़िया चाय बना के देता हूँ, और ऊपर तक उबलने देता हूँ चाय को। चाय ऊपर उबलने का नतीजा क्या हुआ, जैसी चाय ऊपर तक आ रही थी, मान लीजिए वो बातों में लग गया किसी से बात करने में, और जब तक उसने वापस देखा तब तक थोड़ी सी चाय क्या हो गई, बाहर गिर गई। बाहर गिर सकती है, नहीं गिर सकती। तो मान लीजिए चाय नीचे गिर गई थोड़ी सी। अब ये जो चाय नीचे गिर गई, इसे कस्टमर को कैसे दूं, कस्टमर को कैसे दूं। तो मैंने देखा जहां पर चाय गिरती है वहां पे साफ करने के लिए मैंने एक छोटा सा कपड़ा रखा हुआ था, वो कपड़ा उस चाय पे रखा मैंने, सारी चाय उस कपड़े में आ गई, भाई साहब का तो फेस ही बन गया। यदि वो कपड़े को निचोड़ के यहाँ पे चाय डाल दूं तो कस्टमर को डिलीवर की जा सकती है, क्या ये पॉसिबल है, नहीं। इसका कौन सा लॉस है, एब्नॉर्मल लॉस है। एब्नॉर्मल लॉस क्यों है, क्योंकि चाय का बिखरना कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी। क्या कस्टमर ने कहा था कि जब भी भैया मेरे लिए चाय बनाओगे थोड़ी सी चाय बाहर जरूर गिरना, शगुन होता है हमारा, ऐसा कस्टमर ने कहा था, नहीं। तो ये जो वेस्टेज हुआ है ये कौन सा लॉस है, एब्नॉर्मल लॉस है। समझ में आ रही बात। तो चाय का गिरना कस्टमर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चाय की पत्ती का नुकसान हो गया, पानी भाप बन के उड़ गया, वो नुकसान तो कौन बियर कर सकता है, कस्टमर बियर कर सकता है। लेकिन चाय का गिरना किसकी लापरवाही थी, चाय बनाने वाली की, मैन्युफैक्चर की। तो इसका जिम्मेदार कौन है, मैन्युफैक्चर। बात समझ में आ गई। अब इस लॉस होने के बाद और इस लॉस होने के पहले चाय का जो रेट है, मान लो 1 कप चाय का रेट है 10 रुपए, तो एब्नॉर्मल लॉस होगा तो भी चाय का रेट क्या रहेगा, और नहीं होगा तो भी 10 रुपए। भैया चाय जमीन पे गिरे या ना गिरे, रेट तो चाय का कितना रहेगा, 1 कप चाय तो से कितने की मिलेगी, 10 की। तो मैं आपको यही बात तो समझाने की कोशिश कर रहा था कि एब्नॉर्मल लॉस की वजह से कॉस्ट पर यूनिट पे कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो फर्क पड़ता है क्योंकि नुकसान हमारा हो गया तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन वो बढ़ी हुई कॉस्ट के पैसे में किससे नहीं ले पाऊंगा, कस्टमर से नहीं ले पाऊंगा। नुकसान तो हो रहा है। अरे आप ये देखो ना, जो चाय जमीन पे गिर गई इसमें पानी का भी नुकसान हुआ, दूध का भी नुकसान हुआ, चाय पत्ती का नुकसान हुआ, और साथ में किसका, शुगर का भी नुकसान हुआ। गिरा तो सब कुछ है, चारों चीजें तो गिरी है, नुकसान तो हुआ है, बट वो नुकसान के पैसे में किससे नहीं ले पाऊंगा। तो कस्टमर को फर्क नहीं पड़ा, बट हमें तो फर्क पड़ेगा। तो किसकी कॉस्ट बढ़ेगी, मैन्युफैक्चर की खुद की कॉस्ट बढ़ेगी, जो वो कस्टमर से ले नहीं पाएगा। और कोई भी कॉस्ट बढ़े और उसके पैसे कस्टमर से ना ले सके तो उसे कॉस्टिंग में कॉस्ट नहीं कहते, लॉस कहते हैं। और लॉस कहां से चार्ज होगा, ये 10 रुपए में जो मेरे को प्रॉफिट मिलेगा 3 रुपए 4 रुपए का, उसमें से उस लॉस को क्या करूंगा, राइट ऑफ। तो एब्नॉर्मल लॉसेस कहां से राइट ऑफ होते हैं, आपके खुद के प्रॉफिट से, दैट इज कॉस्टिंग पीएनएल से। तो ये जो एब्नॉर्मल लॉस होगा, इस लॉसेस को बाद में मैं कहां से राइट ऑफ करूंगा, कॉस्टिंग पीएनएल से। अच्छा, ये भी तो लॉसेस थे, नॉर्मल लॉस और वेट लॉस, क्या ये भी कॉस्टिंग पीएनएल से राइट ऑफ होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इसका नुकसान होने के बाद पैसा किससे लिया जा चुका है, कस्टमर से पैसे लिए जा चुके हैं। नुकसान हुआ
पैसे कस्टमर से मिल गए, नुकसान हुआ? नहीं। नुकसान हुआ? पैसे किससे ले लिए? नुकसान हुआ? अब नहीं हुआ ना। जब नुकसान हुआ था उसके पैसे कस्टमर से ले लिए तो मेरा लॉस थोड़ी है, किसका है? कस्टमर का। मेरा लॉस तब होता है जब मुझे पैसे ना मिलते। लॉस हुआ था मेरी फैक्ट्री में, उस समय टेंशन में था मैं, बट मैंने कस्टमर को अपनी सिचुएशन बताई कि आपके कहने की वजह से लॉस हुआ है, फटाफट से पैसे दो इसके, और कस्टमर ने फटाफट से आपको पैसे दे दिए। तो लॉस हुआ, कस्टमर से रिकवर हो गया, तो लॉस अब मेरा थोड़ी है, कस्टमर का, वो जाने। बात समझ में आ रही है? तो कौन से लॉसेस को पीएनएल से राइट ऑफ नहीं करते? नॉर्मल लॉस और वेट लॉस। और किसको करते हैं? एब्नॉर्मल लॉस। एग्जाम में यदि कोई क्वेश्चन पूछे ऑब्जेक्टिव, ऐसे आंसर देने आपको, ठीक है जी। कौन से लॉसेस से कॉस्ट पर यूनिट बढ़ती है, इंक्रीज होती है? नॉर्मल लॉस और वेट लॉस। और किससे नहीं बढ़ती? एब्नॉर्मल लॉस। क्यों नहीं बढ़ती? क्योंकि नुकसान हमारी वजह से हुआ है। इसके पैसे हम किससे नहीं मांग सकते? कस्टमर। तो कस्टमर से एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांग सकते, तो उसका ना कस्टमर के लिए जो कॉस्ट पहले थी वही कॉस्ट अब है। हमारे लिए बड़ी कॉस्ट, बट उसके पैसे मैं कस्टमर से ले नहीं सकता, तो वो मेरे लिए लॉस बन गया। मैंने उसे किससे राइट ऑफ करना है? फिर पीएनएल से। ठीक है जी, नोट करो फटाफट से इस एग्जाम्पल को। कर लिया सबने? करो ना फिर। देखिए ड्राइंग बनाइए, फ्यूचर में आपने मेरी जगह लेनी है, कोई ना कोई तो पढ़ाने आएगा। आएगा नहीं आएगा मेरी जगह? मैं भी तो किसी की जगह आया हूं, कोई ना कोई होगा जो पढ़ा रहा होगा पहले हमसे। भाई हर साल 5-6 नए टीचर आ जाते तो 2-4 पुराने चले भी तो जाते हैं। ऑनलाइन के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे कितने नए टीचर डेवलप हुए, ठीक है ना। 2020 लॉकडाउन से पहले मैं सिर्फ फेस टू फेस पढ़ाता था, फिर ऑनलाइन भी पढ़ाया, तो मैं ऑनलाइन के लिए एक नया टीचर बन गया, नहीं बन गया? तो जो लोग ऑनलाइन ही पढ़ाते थे 2020 से पहले, उनके लिए तो मैं कॉम्पिटिटर बन गया ना। तो मैं आया, जिंदगी भर के लिए थोड़ी आया, कभी तो जाना भी है, तो जाना ना तो लगा रहेगा। एग्जाम्पल को समझो, कौन सा लॉस किसकी वजह से हुआ, कौन उसका जिम्मेदार है? जो जिम्मेदार है वही बेयर करेगा, वही भुगतेगा उसको, ठीक है ना। आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने किसी की गाड़ी पे ठोक दिया, पैसे आपको भरने पड़ते हैं। आपकी गाड़ी पे कोई हिट करता है तो आप सामने वाले से पैसे मांगते हैं, ऐसा क्यों करते हो? गलती जिसकी होती है, नुकसान हम कहते हैं उसी को बियर करना पड़ेगा। और सामने वाला बदमाशी कर रहा है, 100 नंबर पे फोन को मार देते हो, पुलिस वाले को बुला लेते हो, ठीक है ना। और ये चैप्टर समझ में आ रहा है भाई क्या है? तो प्रोसेस कॉस्टिंग एक ऐसी टेक्निक जहां से एक मैन्युफैक्चरर अपनी टोटल कॉस्ट को कम कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे पहले क्या करना पड़ता है? फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट को क्या करना पड़ता है? कम करना पड़ता है। और उसको कम करने का उसका तरीका क्या है? वर्कर की स्किल को, नॉलेज को क्या करना पड़ता है? डेली बेसिस पे अपग्रेड करना पड़ता है, ताकि वर्कर पहले वाला काम कम समय में करे और वेस्टेज भी क्या करता जाए? कम। जैसे ही वो मटेरियल की वेस्टेज कम कर देगा, मटेरियल का खर्चा कम होने लगेगा, समय कम लेगा तो लेबर कॉस्ट सेव होगी, ओवरहेड का खर्चा कम होगा, प्रोडक्शन आपकी क्या होगी? ज्यादा होगी, और कुल मिला के आपकी फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगी? कम। तो आपसे यदि एग्जाम में पूछे फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट को रिड्यूस करने वाली टेक्निक का नाम बताओ, तो आपका आंसर क्या होगा? प्रोसेस कॉस्टिंग। तो जब कभी आप मैन्युफैक्चरर बने अपनी जिंदगी में, मतलब अपनी लाइफ में बिजनेस स्टार्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग, तो आपको कौन सी टेक्निक यूज करनी पड़ेगी? प्रोसेस कॉस्टिंग। और वहां पे कोशिश करें कौन से लॉसेस को मिनिमाइज करना है, सारी लॉसेस को। चलो ठीक है कि नॉर्मल लॉस और वेट लॉस का पैसा हम कस्टमर से लेते हैं, यदि लेकिन वो लॉस भी कम हो जाए तो चाय के तो पैसे 10 रुपए मिलने, आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा, एबनॉर्मल लॉसेस कम होंगे तो सीधा सीधा हमें फायदा है। तो लॉसेस हमेशा क्या होने चाहिए? कम से कम। अच्छा, कभी कभी एबनॉर्मल लॉस की जगह एबनॉर्मल गेन भी हो जाता है, जिससे नेक्स्ट क्लास में क्या करना है हमने डिस्कस। आज से मैं लॉसेस की बात कर रहा हूं।
आपने कभी जूस पिया है गन्ने का? गन्ने का जूस बनाने वाला क्या करता है, जूस बनाने के बाद वो 2-4 बार ग्लास को क्या करता है, पानी में डालता है और फिर आपको ग्लास छान के देता है। आपने उससे पूछा ऐसा क्यों करता है? ग्लास तो पहले से ही साफ था। वो ग्लास जब पानी में डालता है तो पूरा पलटता नहीं है, इतना फास्ट स्पीड से काम करता है कि कुछ पानी ग्लास में रह जाता है। अब ग्लास का साइज तो कांस्टेंट है, मान लो 500 ml, ज्यादा बोल दिया 300 ml ले लो। 300 ml में 20 ml तो पानी आ गया, बाकी क्या है, गन्ने का रस। तो रस आपको पूरा थोड़ी मिला, 20 ml वो पानी भी तो पिया आपने। वो इतनी चालाकी से काम करता, पता नहीं चलता। उस समय आपसे बातें करेगा, कौन से साइज का ग्लास चाहिए आपको, छोटा बड़ा, इतनी देर में ग्लास साफ हो जाता है उसका। वो उसके लिए कौन सा है, एबनॉर्मल गेन। पानी भी गन्ने के रस के भाव बिक रहे। तो समझदार लोग कौन होते हैं, भैया वो नहीं चाहिए मुझे, डिस्पोजेबल ग्लास दो, उसे धोने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। तो गेन भी हो सकता है कभी कभी। अच्छा, नुकसान आपका है तो फायदा भी आपका। चलें आगे भी फटाफट से, हो गया सबका? डायग्राम बनता है, ठीक है, नहीं तो फोटो भी खींच सकते हैं, घर पे प्रिंट आउट निकालें और रजिस्टर में लगा लें, नहीं तो कहीं से भी प्रिंट आउट ले सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है, बिल्कुल सिंपल ही है। सपोज करते हैं हमें एक शर्ट बनानी है, ठीक है ना। तो शर्ट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, शर्ट क्या चीज आपके लिए, फिनिश्ड गुड्स कह सकते हैं या फिनिश्ड प्रोडक्ट कह सकते हैं। और इसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, क्या रिक्वायर्ड है, क्या रिक्वायर्ड है, रॉ मटेरियल मतलब क्लोथ, कपड़ा, ये रॉ मटेरियल हो गया। अब जो क्लोथ है और जो शर्ट है, आपको क्या लगता है उसका साइज, उसका शेप सेम होगा? कलर तो सेम होगा, क्योंकि कपड़ा और शर्ट का कलर क्या होगा, सेम। कलर की बात नहीं कर रहे, साइज और किसकी बात कर रहे हैं, शेप की। तो ऐसे केस में दिक्कत क्या आएगी, जो हम कपड़ा खरीद रहे हैं वो हमें किस में मिल रहा, मान लीजिए रेक्टेंगल फॉर्म में मिल रहा है, और ये कपड़ा हमने मान लीजिए खरीद लिया 2 मीटर। 2 मीटर मतलब 200 सेंटीमीटर। इस कपड़े से मुझे क्या बनानी है, शर्ट बनानी है कस्टमर के हिसाब से। जो शर्ट मुझे बनानी है, उस शर्ट को बनाने के लिए मुझे कहीं ना कहीं जो मेजरमेंट मुझे दिया गया है उस मेजरमेंट के हिसाब से बनानी पड़ेगी शर्ट, ठीक है ना। तो कैसे बनाएंगे, मान लीजिए हमने शर्ट बना दी, ठीक है ना, पॉकेट भी बना दी हमने। अब आपको क्या लग रहा है कि शर्ट का साइज और कपड़े का साइज सेम है? नहीं। तो पहला पॉइंट क्या है, मुझे कपड़े की जरूरत है किसको बनाने के लिए, शर्ट को बनाने के लिए। अब इसको ऐसे समझो, मैं कपड़ा खरीद के ला चुका 2 मीटर और मुझे उससे क्या बनानी है, शर्ट बनानी है। लेकिन जब मुझे शर्ट बनानी थी तो मैंने सबसे पहले फोन कर लिया किसको, कस्टमर को, और कस्टमर से पूछा कि जो शर्ट आप बनवाना चाहते हैं उसके लिए मैं कपड़ा तो ला चुका, क्या आप चाहते हैं कि इस कपड़े को पहले मैं वॉश कर लूं, धो लें, वॉश कर कर सुखाने के बाद आयरन करने के बाद फिर शर्ट बनाऊं या डायरेक्टली बना दूं। तो उसने हमसे पूछा क्या कपड़ा श्रिंक करता है, मैंने कहा हाँ जी संभावना तो है, चांसेस तो हैं। तो उसका जवाब क्या होगा, भैया वॉश कर लो पहले, 2 दिन के लिए कपड़े को पानी में डाल दो, जितना एब्जॉर्ब होना होगा एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो हमने क्या किया, एक बकेट खरीद ली, उसमें हमने पानी डाल दिया, पानी में कपड़ा डाल दिया, ठीक है जी, और हमने 48 घंटे के लिए इस कपड़े को इस पानी में छोड़ दिया, ठीक है जी। छोड़ने के बाद क्या हुआ, कपड़े को बाहर निकाला गया,
आयरन किया गया, ठीक है जी। ये कपड़ा पहले इसमें डाला गया, फिर यहां से निकाल के बाहर निकाला, प्रेस कर लिया, प्रेस करने के बाद वापस से रेक्टेंगल फॉर्म में दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां पे चमत्कार क्या हुआ, कपड़े का साइज थोड़ा सा क्या हो गया, छोटा हो गया। ये कपड़ा रह गया 190 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर कपड़ा गायब हो गया, 10 सेंटीमीटर। वो 10 सेंटीमीटर कपड़ा कहां पे है, आया तो 200 सेंटीमीटर था, निकला कितना है 190। इसका ना 10 सेंटीमीटर कपड़ा इसी बकेट में, इसी बाल्टी में ढूंढना पड़ेगा। एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करो। ये 10 सेंटीमीटर कपड़ा इसी में, क्यों मैंने ऐसा कहा इसी में, क्योंकि आया तो 200 सेंटीमीटर कपड़ा था और निकला कितना इसमें से 190। तो 10 सेंटीमीटर कपड़ा कहां पे खो गया हमारा, इसी बाल्टी में। स्विमर को बुलाया, तैराकियों को, हमने कहा जाओ भी बाल्टी में दर्शन करके आओ, 10 सेंटीमीटर कपड़ा हमारा जो खो गया है ढूंढ के निकाल के लाओ। उन्होंने कहा भाई साहब बकेट बहुत छोटी, हम जा ही नहीं सकते इसमें। एक काम करते हैं, एक फिल्टर खरीद के लाते हैं, छन्नी खरीद के लाते हैं, ठीक है जी। उसमें छोटे छोटे छेद होंगे, पानी निकल जाएगा और कपड़ा ऊपर रह जाएगा, ठीक है जी। ये पानी हमने सारा का सारा इसमें से डाला, इसमें पानी आ गया नीचे, कपड़ा ऊपर रह गया, ऐसा होगा क्या, नहीं। कौन सा लॉस है, 10 सेंटीमीटर जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, इनविजिबल लॉस है। कौन सा लॉस है, वेट लॉस। ये तो मैं बोल रहा था इनविजिबल है, दिख ही नहीं रहा। कितनी बारीक छन्नी ले आओ, पानी छन रहा है, कपड़ा तो दिखाई दे नहीं रहा। कपड़ा यदि दिख रहा होता तो ऊपर से ना पकड़ लेते, छन्नी में भी को डालते। तो कुछ बच्चे कहते थे छोटे छोटे पीस में कपड़ा हो गया होगा, इसलिए छान लो। तो कौन सा लॉस है भैया, 10 सेंटीमीटर वेट लॉस है। अब पहला लॉस तो मिल गया हमें। एग्जाम्पल नंबर 2, कौन सा चाहिए अब हमें, नॉर्मल। 190 सेंटीमीटर से हमें अब क्या बनानी है, शर्ट बनानी है। जब शर्ट बनाने लगे तो मैंने देखा ये शर्ट को बनाने के लिए इस कपड़े को मुझे छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो मेरे पास छोटे छोटे पीसेस बच गए, अलग अलग साइजेस के, अलग अलग डिजाइन के। ये जो पीसेस बच गए हैं, जो वेस्ट हो गया मेरे लिए, कौन सा लॉस है, कौन सा लॉस है, नॉर्मल क्यों बोल रहा हूं, एबनॉर्मल क्यों नहीं, क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है कि आप इस शर्ट से क्या बनाओ, ऐसी, मतलब ये जो कपड़ा है इस कपड़े से ऐसी शर्ट बनाओ जैसा मैं चाहता हूं। तो ऐसा शर्ट बनाने के लिए मुझे कहीं ना कहीं क्या करनी पड़ेगी, वेस्टेज करनी पड़ेगी। और ये वेस्टेज किसके कहने पे हो रही है हमारी फैक्ट्री में, कस्टमर के कहने पे हो रही है। कौन सा लॉस हो गया, नॉर्मल लॉस। अब एबनॉर्मल लॉस बताओ, एबनॉर्मल लॉस कोई हो सकता है, बोलो भाई। हाँ जी, मान लो कस्टमर कहता है जब ये शर्ट आप बना के मुझे दोगे तो थोड़ा सा प्रेस करके दे देना, क्योंकि आपने बनाया होगा तो बनाते टाइम क्या हो सकता है, मुस गई होगी शर्ट। तो आप एक काम करना, मेरे को इस तरीके से शर्ट पैक करके देना कि जब मैं उसको खोलूं तो ऐसे लगे बिल्कुल नहीं है। अरे नहीं है तो नहीं दिखनी भी चाहिए। तो उसने कहा जी आयरन करके दे दो। अब ऐसे में जब हम आयरन करने लगे तो हमारी प्रेस का निशान उस शर्ट पे लगा रह गया। प्रेस तो हमने उठा ली लेकिन उसका निशान वहां रह गया। ऐसा क्यों हुआ, जहां हमें प्रेस करने के लिए लगातार प्रेस को घुमाना पड़ता है वहां हमने 5 मिनट रख के छोड़ दिया। हमने कहा अच्छी प्रेस होगी, अच्छी प्रेस का नतीजा क्या हुआ, निशान आ गया। अब ये शर्ट जब हमने कस्टमर को डिलीवर किया तो कस्टमर फटाफट से भाग के आएगा हमारे पास कि भाई साहब जो शर्ट आपने दी है वो प्रेस का निशान उसमें लगा रह गया, आपकी प्रेस हमारे पास रह गई। ऐसा बोलो, आपकी प्रेस हमारे पास रह गई। आप एक काम करो, अपनी शर्ट में से प्रेस निकाल लो फटाफट से, बिना प्रेस वाली हमारे को शर्ट दे दो। उन्होंने कहा भाई साहब निकाल नहीं सकते, हमने गिफ्ट दे दिया आपको। कौन सा लॉस है ये, कस्टमर तो लड़ेगा ना, वो तो पुलिस वाले को बुला लेगा, यार मैंने तो शर्ट उससे नॉर्मल मांगी है, ये मेरे को प्रेस वाली दे रहे, प्रेस दे जाएंगे, मुझे नहीं चाहिए, मैंने ऐसे कहा ही नहीं उसको। क्या ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, नहीं है। तो यहां जो कपड़े की वेस्टेज हो रही है, इतना कपड़ा जो वेस्ट हो गया, और ये शर्ट छोटे बच्चे के साइज की बन गई, बिक तो जाएगी लेकिन अब छोटे बच्चे के नाम से बिकेगी, रेट क्या हो जाएंगे, थोड़े से कम हो जाएंगे। तो इतना कपड़ा जो वेस्ट हो गया वो कौन सा लॉस हो गया, लॉसेस तो लॉसेस है। बात समझ में आ रही, नोट कर लीजिए फटाफट से।
तो जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं आपको उस चैप्टर की डिटेल में तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो कोई भी लॉस किसको बियर करना है वो पर्सन आपको ढूंढना पड़ेगा, तो राइट पर्सन होगा तभी आप डिसाइड कर सकते हैं नॉर्मल लॉस है, वेट लॉस है या एबनॉर्मल लॉस है। बेसिकली हमें ये देखना है कि लॉस का जिम्मेदार कस्टमर है या लॉस का जिम्मेदार मैन्युफैक्चरर है। क्योंकि यदि लॉस का जिम्मेदार कस्टमर हुआ तो कॉस्ट पर यूनिट जो कस्टमर से पहले ले रहे थे अब उससे क्या लेंगे, ज्यादा लेंगे, क्योंकि नुकसान बढ़ता जा रहा है कस्टमर के कहने पर। जैसे उसको मैंने कहा था चाय पी ले, ठंडे पानी की पी ले, गर्म मत करवा, तो तेरा नुकसान क्या होगा, कम, पानी भी कम लगेगा, दूध भी कम लगेगा। लेकिन वो माना नहीं, कहते जी गर्म चाय चाहिए, तो मैंने कहा इसको बॉईल करना पड़ेगा, स्टीम जनरेट होगी, स्टीम वेस्ट होगी, पानी और दूध तेरा दोनों बेकार जाएगा। कह रहा जाने दो। मैं कहा जाने दो मतलब वो जो नुकसान हो रहा है दूध पानी का वो उसके पैसे देने को तैयार है। तो जो चाय उसको सस्ते में मिल सकती थी अब उसे महंगे में मिलेगी। लेकिन चाय बनाते टाइम बिखर जाए बाहर तो बिखरी हुई चाय के पैसे कस्टमर थोड़ी देगा। तो जो चाय बिखर गई बाहर गिर गई उसका नुकसान किसको बियर करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरर को, बनाने वाले को, टी मेकर को, टी स्टॉल वाले को। बोलो कोई दिक्कत इसमें किसी को? तो यदि मैं आपसे पूछूं कोई 5 पॉइंट मुझे बताओ इस चैप्टर के जो आज मैंने स्टार्ट किया, कोई बता पाएगा? कोई भी 5 पॉइंट तो मैंने बहुत सारे डिस्कस किए। पहला, फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट क्या कर सकते हैं, कम। दूसरा, रॉ मटेरियल की वेस्टेज कम कर सकते हैं। तीसरा, लेबर की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। चौथा, प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। छठा, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। 7th पॉइंट, लॉसेस, वेट लॉस, नॉर्मल लॉस और कौन से होते हैं, एबनॉर्मल, जिसमें नॉर्मल लॉस और वेट लॉस कौन बियर करता है, कस्टमर। मतलब कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है, पहले से बढ़ने लगती है। और दूसरा लॉस होता है जो मैन्युफैक्चरर बियर करता है जिसको कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। उस लॉस को कस्टमर से तो ले नहीं सकते तो कहां से राइट ऑफ करोगे, पीएनएल। तो आप कह सकते हैं कौन से लॉस को पीएनएल से राइट ऑफ करते हैं और किसको नहीं करते, नॉर्मल लॉस और वेट लॉस को। कौन से लॉसेस से कॉस्ट पर यूनिट बढ़ती है, नॉर्मल लॉस और वेट लॉस। और किससे कॉस्ट पर यूनिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अनचेंज नहीं फर्क पड़ता, एबनॉर्मल लॉस। ठीक है जी। प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाई करने की कंडीशंस क्या है, प्रोडक्ट आपके क्या होने चाहिए, होमोजीनियस होने चाहिए, लार्ज क्वांटिटी बननी चाहिए। और जब भी आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट कंप्यूट करेंगे कब करेंगे, काम के पूरे होने के बाद। लगातार काम होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। मतलब काम डेली बेसिस पे होना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक बार बना दिया 6 महीने के लिए भूल जाओ, ऐसा नहीं। डेली बेसिस पे क्या होगा, काम होगा। एग्जाम्पल पूछ सकते हैं कौन कौन से इंडस्ट्री के अंदर प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होती है। मैन्युफैक्चरिंग तो एग्जाम्पल नहीं है, इंडस्ट्री का पूछ रहा हूँ कौन कौन सी। रबर इंडस्ट्री हो गई आपकी, पेपर हो गई, ऑयल हो गया आपके पास में, शू मेकिंग हो गया, ठीक है ना। ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, केमिकल हो गए, किसी चीज को रिफाइन कर रहे हैं, वहां पे हम किसको यूज करते हैं, प्रोसेस। शुगर इंडस्ट्री, गन्ने से शुगर बनाते हैं तो बहुत सारे बीच में क्या आते हैं, प्रोसेस आते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी काम करते हैं नेक्स्ट क्लास में।